जैसे कि अनूप जी ने बताया, नाम मेरा डॉक्टर शिशिर है। मुंबई के ठाणे एरिया में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक प्रैक्टिसिंग रेडियोलॉजिस्ट हूँ एंड मेरा रेडियोलॉजी का फ्लरिशिंग प्रैक्टिस है यहाँ पे। थोड़ा बहुत पैशनेट हूँ मैं रिगार्डिंग डाइट एंड हेल्थ। काफी सालों से रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी अभी हुआ है। इस तरह के सेशंस मैं काफी पहले से भी ये करते आ रहा हूँ एंड ये एक थोड़ी मेरी रुचि है इस विषय में, तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में बोलना डेफिनेटली पसंद करता हूँ हमेशा, है ना। एंड आज एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद मेरे माध्यम से आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाए, जो कि शायद आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सके। कुछ ऐसे हमारी शायद ऐसी गलत धारणाएं हैं जिनके बारे में मैं आज बात करने की कोशिश करूंगा। शायद मैं उसके ऊपर कुछ लाइट डालने की कोशिश करूं। मेरा सेशन मैं छोटा रखने की कोशिश करूंगा। काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपको पास ऑन करनी है, जो कि मैं मानता हूं कि काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं जाने अनजाने में हम लोग सोचते हैं कि शायद ये चीजें हमें पता है, बट शायद उसको हम लोग सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में। तो लाइफ में आप क्या चेंजेस ऐसे कर सकते हैं जिसके कारण आपको बेनिफिट मिल सके, इसकी बात आज हम करेंगे। मैं क्विकली पहले मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अनूप जी मुझे बता दीजिएगा मेरा स्क्रीन अगर प्रॉपर्ली दिख रहा हो तो। मैं डॉक्टर सजर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल टाइम लीजिएगा, 45 मिनट, 1 आवर, एक सवा घंटा। रीजन बीइंग कि कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा और बिल्कुल रिलैक्स होके आप बताएं। कोई जल्दबाजी, कोई कहे की जरूरत नहीं है। दीज आर सीरियस पीपल जो रियली में वेलनेस में काम कर रहे हैं। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितनी अच्छी ग्रेस्पिंग करेंगे, उन सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो टेक योर ओन टाइम, बी कंफर्टेबल, और अच्छे से हम लोग आपका आज जबरदस्त प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। थैंक्स फॉर द परमिशन एंड आई ट्राई टू कीप इट रेलेवेंट ऑल्सो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपने टॉपिक से भटक रहे हैं, तो मैं रेलेवेंट रखूंगा एंड काफी पावर पॉइंट रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यस दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरा स्क्रीन। मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ इसको। यस, स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर, एवरीथिंग इज फाइन। मैं जरा सा सेटअप करके प्रॉपर्ली। ठीक है। दोस्तों थोड़ी सी बात करेंगे आज ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में, ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब क्या है। ऑप्टिमल हेल्थ मतलब हम लोग आज बात करेंगे किस तरीके से हम लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस से बच सकते हैं और फिट रह सकते हैं। सिंपल सा चीज है। आज के दौर में हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग फिट रहे। क्यों फिट रहे? क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें आए जिसके कारण से जो हमारी लाइफस्टाइल है वो आगे चल के खराब हो। एंड ये आप सब जानते हैं कि जब तक आपकी बॉडी फिट है, जब तक आपको कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ काम अच्छा चलता है। लेकिन जब कोई बीमारी घर में आ जाती है तो उसके रिलेटेड जो बैड इफेक्ट्स होते हैं एंड उसके वजह से जो लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस हमें करने पड़ते हैं, वो कई कई बार काफी चैलेंजिंग हो जाते हैं। तो बात हम लोग करने वाले हैं डेफिनेटली हम लोग कि किस तरीके से हम लोग हमारी बॉडी को फिट रख सकते हैं, ठीक है। आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं काफी सारे डिजीजेस की मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। एंड ये कोई ऐसे डिजीजेस नहीं है जिसके बारे में आपने पहली बार ही सुना है। अगर ये हार्ट का बीमारी हो या कैंसर हो या डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, हार्मोनल डिसबैलेंस हो, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम सब के फैमिली में कहीं ना कहीं ये चीज हमें छू रही है आजकल। सबसे पहली चीज बात करेंगे डिजीज की। डिजीज मतलब क्या? आपकी बॉडी जब ईज में नहीं है, दैट इज डिजीज, एज सिंपल एज दैट। नाउ आज से 15 20 30 साल पहले डिजीजेस जो हुआ करते थे ये काफी डिफरेंट टाइप के होते थे। जो ज्यादातर किलिंग डिजीजेस होते थे 40 50 साल पहले, आज उनका नामो निशान नहीं है। ज्यादातर करके हमें इन्फेक्शन डिजीजेस काफी ज्यादा हुआ करते थे, यानी कि टीबी हो गया तो लोगों की जान चली जाती थी। टाइफाइड, कॉलेरा, इस टाइप के डिजीजेस बहुत बड़े हुआ करते थे। आज एक ऐसा सिनारियो आ गया है कि हम लोगों ने मेडिकल एडवांसेस के थ्रू उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। आज अगर टीबी होता भी है तो हम लोग डरते नहीं है, आराम से ट्रीटमेंट उसका हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ इन पिछले 30 40 सालों में कुछ ऐसे चेंजेस हमारे लाइफस्टाइल में हुए हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसे डिसीजेस आ गए हैं हमारे लाइफ में कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी में काफी डैमेजेस हो रहे हैं। एंड आज अगर आप देखो हर एक के घर में कहीं ना कहीं इस टाइप के डिसऑर्डर्स हैं। एंड अगर इसका आप रूट कॉज देखते हैं, स्लाइड में अगर आप देखोगे रूट की तरफ मैंने कॉजेज दिखाए हुए हैं। क्या क्या कॉजेज है? काफी सारे कॉजेज हैं इसके, है ना। लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, पुअर स्लीप हो गया, पुअर डाइट हो गया, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स है जो बॉडी में आ रहे हैं जिसकी वजह से डैमेजेस हो रहे हैं। हम जो खाना खा रहे हैं वो पूरक नहीं पड़ रहा है, हमारे को न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज हो रही हैं। हम जो खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ गया है हमारे लाइफ में। सो
जो 4 पिलर्स होते हैं एक ऑप्टिमल हेल्थ मतलब आपकी बॉडी जिस लेवल पे काम कर सकती है उस लेवल पे काम करने के लिए आपको 4 चीजें करना जरूरी है। एक्सरसाइज प्रॉपर करना जरूरी है, पॉजिटिव थॉट्स रखने जरूरी हैं, सही मात्रा में आराम करना भी जरूरी है। ये नहीं कि आप सिर्फ भागदौड़ किए जा रहे हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली आजकल के डे एंड लाइफ में देखा जा रहा है। पर्टिकुलरली मेट्रो सिटीज में अगर आप है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, तो इतनी भागदौड़ मची हुई है पैसे के पीछे कि मुझे टारगेट्स अचीव करने हैं, उसके चक्कर में आप ना ठीक से खाना खा रहे हैं, ना ठीक से आप रेस्ट ले रहे हैं। एंड चौथी चीज होती है बैलेंस डाइट। हमारी जो बॉडी है ये बनी हुई है 63 ट्रिलियन सेल्स। सो मैं सेल्स यानी कि कोशिकाएं, ये सारे छोटे 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 सेल्स हर एक बॉडी पार्ट में मिलके एक पूरा बॉडी का ऑर्गन बनता है। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम से पूरी एक बॉडी तैयार होती है। तो यदि हमें हमारी बॉडी को पूरी तरह से ऑप्टिमल हेल्थ में रखना है, जो मैंने आपको 4 पिलर्स बताए थे अभी, रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड एक्सरसाइज एंड गुड डाइट, चारों चीजों को अगर हमको ठीक से हम रखेंगे तभी जाके ये हम लोग जो सेल्यूलर लेवल पे इसको हम लोग प्रॉपरली न्यूट्रिशन दे पाएंगे। और अगर आपके सेल के लेवल पे न्यूट्रिशन ठीक नहीं होता है, वहां पे अगर डेफिशिएंसी पड़ने लग जाती है, तो आगे चल के जो डिजीजेस होते हैं उससे हम लोग फाइट नहीं कर पाते, है ना। सो आज कुछ हम लोग बात करने वाले इसी के बारे में। तो चारों चीजें हमने देखी थी, चारों चीजें मैं आपको फिर से ये स्लाइड दिखा देता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड हम रख सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है ये हमारे हाथ में है। सही मात्रा में आराम लेना है या नहीं ये भी हमारे हाथ में है। लेकिन फ्रेंड्स, एक थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज आपको देना चाहूंगा कि हम लोग जानते हैं कि हमें सही मात्रा में खाना खाना जरूरी है, एक प्रॉपर बैलेंस करके डाइट खाना जरूरी है। लेकिन फैक्ट मैटर ये है कि आज के डे एंड एज में आप यदि चाहते भी हैं तो भी आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके बॉडी को जितनी सही मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए वो पहुंचा नहीं पा रहे। ये एक फूड पिरामिड है। फूड पिरामिड मतलब क्या कि ये एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है, WHO के थ्रू आया हुआ रिकमेंडेशन है कि आपकी बॉडी को जो जरूरत का सामान है, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपके बॉडी को प्रॉपर वेयर एंड टेयर से बचने के लिए और एक लॉन्ग लाइफ जीने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो इस चार्ट में दिखाई गई है। इस चार्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो दिन में 3 से 5 अलग अलग टाइप के डिफरेंट वेजिटेबल्स खाने हैं, अलग अलग रंग के, ताकि उसमें से सही मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ मिले आपको। 2 से 4 अलग अलग टाइप के फ्रूट्स खाने हैं रोज। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये रोज की बात है। 2 से 3 सर्विंग्स डेयरी के प्रोडक्ट्स की नहीं चाहिए, यानी कि 1 गिलास दूध हो गया, हो सकता है 1 कटोरी दही हो गया, रात को 1 गिलास छाछ हो गया। इस टाइप के ये 2-3 सर्विंग्स होने चाहिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्होंने 2-3 सर्विंग्स नॉनवेज के लेने चाहिए। एग्स लेने चाहिए। जो लोग वेजिटेरियन सोर्सेज से प्रोटीन लेते हैं उनको कई सारे ग्रेन्स लेना बहुत जरूरी है। और ये ग्रेन्स एक ही टाइप का नहीं, ये नहीं कि एक ही टाइप की दाल आप खा रहे हो, उसको मिक्स एंड मैच करके कॉम्बिनेशन करना जरूरी है ताकि सही मात्रा में सारे अमाइनो एसिड जाए। यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं, मेरे हिसाब से आई थिंक 400-450 लोग इस मीटिंग में आज हैं, हर एक जने को ये मालूम है, ऐसा कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं मैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या हम ये चीज फॉलो कर पा रहे हैं रियल लाइफ में? क्या हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। 3 से 5 टाइप के डिफरेंट सब्जियां और 2 से 4 टाइप के फ्रूट्स रोजाना खाने की छोड़ो, हम लोग महीने में भी इतना वैरायटी नहीं डाल रहे हमारे डाइट में। सो क्या आपको लगता नहीं है कि जो चीज आपके बॉडी को वेयर एंड टेयर से बचने के लिए और डिजीज से बचने के लिए जो नेसेसरी खुराक जो है, वो अगर खुराक ही नहीं मिलेगी तो किस तरीके से आपकी बॉडी फिट और हेल्दी रहने वाली है ना। कुछ और भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात की मैंने अभी, थोड़ा बहुत डाइट के बारे में बताया, थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में बताया, रेस्ट के बारे में बताया। परंतु कुछ ऐसे भी रीजंस है जिसकी वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जो कि एक्सटर्नल भी है और कुछ इंटरनल भी है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सारे जो भी रीजंस मैंने यहाँ पे चार्ट में बताया है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो इंटरनली आपको बहुत डैमेज करने वाली है। अब ये स्ट्रेस किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपके लाइफ में फैमिली का स्ट्रेस हो सकता है, आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, आपके लाइफ में बॉस है, बॉस प्रेशर डाल रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रेस आ रहा है, आपको बहुत सारे टाइप के स्ट्रेसेस हो रहे हैं। कुछ रॉन्ग हैबिट्स हमारे होते हैं जिसकी वजह से भी इंटरनल स्ट्रेस होता है, हमारी बॉडी को इंटरनली डैमेज होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मैंने बताया जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि पोल्यूशन। आपके वातावरण में जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। रेडिएशन हो रहा है, ओजोन की लेयर कम हो रही है, इस रेडिएशन की वजह से भी आपके बॉडी में डैमेज हो रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं कुल मिला के आपस में मिलके आपके बॉडी में कुछ डैमेज ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये डिजीजेस आ रहे हैं। फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल हो चुकी है हमारी, जंक फूड खाते हैं, कई बहुत कॉमन सी चीज है
आप लोग सब लोग यहाँ पे जो है, जो भी पर्टिकुलरली वर्किंग एज ग्रुप के हैं, ये बहुत कॉमन चीज है कि हम लोग घर से निकलते हैं डब्बा लेके कि चलो वाइफ ने पैक करके दे दिया, मदर ने पैक करके दे दिया कि आप ये खाना है, ये न्यूट्रिशियस है आपके लिए। लेकिन आप आपके जॉब में और काम में इतना बिजी हो गए, कुछ टारगेट आपको अचीव करना था, कुछ मीटिंग था, कुछ ये हो गया, कुछ फलाना ढिका, जो भी रीजन है, देखते देखते पता चला दोपहर के 4 बज गए और आपने खाना नहीं खाया। कई बार ऐसे होता है कि चलो छोड़ो यार, अभी वो कौन खाएगा, जाके मैं नीचे एक वड़ा पाव खा लेता हूँ। ये बहुत कॉमन चीज है। तो हम लोग जानते हैं कि हमको न्यूट्रिशन खाना है, लेकिन इवेंचुअली एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं? कुछ ऐसी चीजें जैसे मैंने बताया आपको, पोल्यूशन, एडल्ट्रेशन, रेडिएशन, ये चीजें इसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते, आप चाह के भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते। घर में दूध आपको लेना ही लेना है। अब वो दूध जो आप ले रहे हैं, कई ऐसे आर्टिफिशियल दूध बनाए जा रहे हैं मार्केट में, जिसका कि बहुत बढ़िया तरीके से मलाई निकलता है, तो आप बहुत खुश होते हैं कि बहुत अच्छा क्रीम मिल रहा है, तो बहुत अच्छे क्वालिटी का दूध है। बट एक्चुअली उसका, आपने देखा होगा 1 2 3 साल पहले न्यूज में काफी बिग बैंग से इसको डिस्क्लोज भी किया गया था, यूरिया, शैम्पू, पेस्टिसाइड से बनाया हुआ दूध था, आर्टिफिशियल। जो लोग ग्वाले से दूध लेते हैं आपके लोकल इधर से, उनके यहाँ पे भी असल में जो गाय भैंसे हैं, उनको भी इंजेक्शन दे के ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ईल्ड बढ़ती है, यानी कि ज्यादा दूध देते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो इंजेक्शन दिया हुआ जो केमिकल है, वो दूध के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर भी जा रहा है। एंड ये सारे रिसर्च हो चुका है कि ये सारे जो डैमेजिंग चीजें हैं जो हमारे अंदर जा रही है, एंड ये चीज यहाँ खत्म नहीं होती है। आपके फार्म के प्रोड्यूस में, यानी कि आप जो सब्जी खरीद रहे हैं, आप जो फल खरीद रहे हैं, उसके अंदर भी कई क्वांटिटी में केमिकल्स है, कार्बाइड्स है, कई ऐसे टाइप के ग्रेन्स आ रहे हैं मार्केट में जो कि हाइब्रिड क्वालिटी से ही बनाए गए हैं, यानी कि उसको बनाया ही गया है केमिकली ऑल्टर करके, ताकि वो ज्यादा प्रोड्यूस दे। और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे राइट साइड में मेरे स्क्रीन में, कि इतने सारे डैमेजेस हो रहे हैं, डीएनए का म्यूटेशन हो रहा है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है, कैंसर्स हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी यानी कि प्रजनन की शक्ति में प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को बच्चे पैदा करने में दिक्कतें आ रही हैं, हार्मोन के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, लिवर से रिलेटेड डिसऑर्डर, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर, किडनी, लंग्स, सब चीजों में ये प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ मैंने आपको बताया था बैड हैबिट्स है। ऐसे कई लोग हैं जिनको सिगरेट्स की बुरी लत लगी हुई है, टोबैको खाते हैं, तंबाकू चबाते हैं, अल्कोहल का बैड हैबिट है। ये सारे जो चीजें हैं, ये सब आपके बॉडी में क्या कर रहे हैं? ये आपके बॉडी में कुछ ऐसे तत्व क्रिएट कर रहे हैं, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा फ्री रेडिकल्स क्या होता है। और ये फ्री रेडिकल्स ऐसी चीज है कि इसकी वजह से इतना डैमेज हो रहा है आपकी लाइफ में कि जिसका आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। अगर मैं थोड़ी सी खर्चे की बात करूं, जैसा मैंने पहले बताया था स्लाइड में, जानते हम सब हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन हम लोग वो चीज करते नहीं है। अगर आप इस चीज पे आज ध्यान नहीं देंगे, तो लाइफ में आगे चल के आपको कहीं ना कहीं इस स्लाइड का एक स्टैटिस्टिक बन के आप रह जाएंगे। अगर कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांट लगता है, लंग का ट्रांसप्लांट, लिवर का ट्रांसप्लांट, पैंक्रेटिक ट्रांसप्लांट, आप देख सकते हो खर्चे लाखों में है। ये कोई मामूली 3 5 हजार का खर्चा नहीं है। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख कैंसर का ट्रीटमेंट, 15 20 लाख का खर्चा। हार्ट डिजीज हो गया, बाईपास सर्जरी करना है, 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा। ये सारे स्लाइड में जो लिखे हुए हैं, ये तो पुराने नंबर्स हैं, 2015 2016 के हैं। नए स्टैटिस्टिक्स आप सब जानते हैं कि 3 या 5 लाख के अंदर बाईपास की सर्जरी नहीं होती है। हॉस्पिटल के अंदर रहने का खर्चा अलग, दवाई का खर्चा अलग, ट्रीटमेंट का खर्चा अलग, उसकी डायग्नोसिस करने का खर्चा अलग। किडनी अगर फेल हो गई तो रोजाना हर हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस का खर्चा अलग। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जानते सब कुछ है, पर हम लोग आज हमारी पूरी की पूरी हेल्थ खर्चा कर रहे हैं कि हमको पैसा कमाना है, हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हमारे हेल्थ की तरफ। एंड बाद में जब आप रिटायर होंगे 60 साल की उम्र में, उस समय आपको कोई ना कोई डिजीज होगा, उस समय पूरा का पूरा पैसा आप डालोगे बीमारी से बचने के लिए। किसके पास पैसा जाने वाला है? वो सब हमारे पास ही आने वाला है, डॉक्टर्स के पास। सो ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है, मेरा कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य ये है कि ट्रीटमेंट जो होती है ये बहुत डीप चलती है, काफी लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रीटमेंट होती है। एंड एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि उस समय हम लोगों को डायग्नोसिस हो जाए तो हम लोग जो मर्जी आप मुझे बताओ, मैं ये करने को तैयार हूं, पर मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। वी आर रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग वंस वी आर डायग्नोस्ड। उस समय आपका दिन का खर्चा भले 3 हजार हो या 5 हजार हो या 10 हजार हो, दिन का खर्चा आप पैसों का जुगाड़ करोगे। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि चलो बाईपास सर्जरी है, मुझे अभी ये नहीं कराना है, मेरी जेब अलाउ नहीं कर रही है।
डॉक्टर शिशिर, डॉक्टर शिशिर, हेलो। दोस्तों, जो जैसा डॉक्टर शिशिर बता रहे थे, मैं उसी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो 2 मिनट में हमें कनेक्ट करने वाले हैं। पॉइंट ये है कि जो डिसीजेस, हमें इतनी सारी डिसीजेस हो जाती हैं, ठीक है, मतलब हमारा जिंदगी चल कैसा रहा है, मतलब हम जब 25 साल से कमाना शुरू करते हैं, 40-50 साल तक कमाते हैं, राइट, और जितनी भी हम इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, वो इनकम जो हमने बैंक में रखी हुई है, ठीक है, वो एक झटके में बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। मैंने आज तक, हम सब चीज की प्लानिंग करते हैं। हम जनरली हमने देखा है कि बेटी की शादी करनी है तो उसके लिए हमने एक अलग इन्वेस्टमेंट प्लान ले रखा है। नया घर बनाना है, उसका एक अलग इन्वेस्टमेंट प्लान ले रखा है। हमारी लाइफ में हर चीज के लिए हमने प्लानिंग कर रखी है। पर मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि मतलब जिसने ये सोचा हो कि भाई मैंने 10 लाख रुपए की एफडी करा के रखी है, जिस दिन मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा उस दिन मेरे को ये एफडी तोड़वा देना। पीपल डोंट हैव एनी प्लान, राइट। और कोई भी मेडिकल इमरजेंसी, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम जब आती है, तो वो मतलब ऐसा नहीं कि आपको घर पे डोरबेल नॉक करेगा कि हेलो मैं आने वाली हूँ। मतलब इट कम्स ऑल ऑफ सडन। और उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो आपकी हार्ड एंड मनी है, जो पैसा शायद आपने बेटी की शादी के लिए रखा हुआ था, जो पैसा हो सकता है आपने बेटे की एजुकेशन के लिए रखा हुआ था, वो सारा का सारा पैसा ऐसी मेडिकल इमरजेंसी में खत्म हो जाता है। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, हिंदुस्तान में आज भी बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस को लेके बहुत नेग्लिजेंट हैं। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब उन्हें लगता है यार इसमें तो सिर्फ पैसा ही डालना है, अभी रिटर्न तो कुछ मिलने वाला नहीं। हमारा दिमाग हर चीज में डलता है कि हम कहीं पैसा डालना है तो रिटर्न मिलना चाहिए। दोस्तों, आपको मैं सच बता रहा हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट, जो प्रीमियम आप पे करते हैं, से फॉर एग्जांपल 10 से 15 हजार रुपए अगर आप पे करते हैं और आपका 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है, और आपने अगर 10 साल भी पे किया, 10 साल पे किया तो कितना पे किया होगा, 1 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए। लेकिन 10 साल में अगर आप कोई भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है तो 50 हजार 25 हजार रुपए आपके एक दो दिन से हॉस्पिटलाइजेशन में निकल जाता है, राइट। तो आप सभी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। मैं बता रहा हूँ ये मैंडेटरी है। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है जॉब में आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर रहता है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं और तो ये आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। अब हमारे यहाँ हम गाड़ी का इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं कि चालान हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए नहीं कराते कि कोई पेनल्टी नहीं है गवर्नमेंट की। सो वी टेक फॉर ग्रांटेड। और जब हम बीमार पड़ते हैं और जब आईसीयू में हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, तब एक ही चीज आती है, क्लिक, काश पहले मैंने इंश्योरेंस करा लिया होता। दोस्तों, इंश्योरेंस ऐसी चीज है, जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप इसे नहीं करा सकते। अभी आप अगर स्वस्थ हैं, अभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूरत नहीं है, अभी आप कराइएगा। बहुत नॉमिनल प्रीमियम होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी रिस्क को आप टेक केयर कर सकते हैं, राइट। सो डॉक्टर शिशिर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सो ओवर टू यू डॉक्टर शिशिर। सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा एक मोमेंटरी पावर फेलियर हो गया था मेरे तरफ, और मैं लैपटॉप में नहीं हूँ, डेस्कटॉप पे हूँ, तो मेरे पास बैटरी बैकअप नहीं था। सो ओके। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट ऑफ फ्रॉम। मैं एक ही यस सर। मिनट में स्क्रीन शेयर फिर से कर लेता हूँ। जी जी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा था मैं, जैसे मैं आई थिंक मैं बात कर रहा था आपसे कि खर्चा ऐसा है कि जो हम लोग आज अगर नहीं करेंगे तो आगे चल के कहीं ना कहीं तो ये खर्चा हमको करना ही करना है। हम लोग पूरी हमारी जिंदगी स्पेंड कर देते हैं कि हमारा पूरा का पूरा हेल्थ डाल रहे हैं, आज हम लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हम लोग पैसे कमाने के लिए या किसी और कारण से हम लोग उस तरफ ध्यान उतना नहीं दे रहे हैं जितना हमें देना चाहिए। तो ये चीज से बचने का सोल्यूशन क्या है? अभी तक तो मैंने आपको जो चीज बताई वो थोड़ा बहुत मैंने प्रॉब्लम की चीज बताई, तो थोड़ा डिप्रेसिंग भी हो गया, बट ऑब्वियसली हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हमारे पास है सिंपल। चारों पिलर्स पे हमको ध्यान देना है इक्वली। जैसा मैंने बताया था, पहले 3 पिलर जो है, एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड और एडिक्वेट रेस्ट, ये हमारे कंट्रोल में है। हम लोग चाहते हैं तो हम कर सकते हैं इसको, और हमने वो करना है बाकायदा। आज आप इस मीटिंग से जानने के बाद में आपने ये डिसीजन ले लेना है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो रोज का रोज एक 30-40 मिनट का एक्सरसाइज कीजिए, पॉजिटिव रहिए, एडिक्वेट क्वांटिटी में रेस्ट लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि 10 घंटे सो रहे हैं, बट एक साउंड स्लीप होनी चाहिए 6 से 8 घंटे की। एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन पे आज से हमको ध्यान देना जरूरी है। जैसा मैंने बताया, न्यूट्रिशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो न्यूट्रिशन यदि हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसका सोल्यूशन क्या है?
जो न्यूट्रिशन का गैप हमारा पड़ रहा है, यानी कि जितना हमारे बॉडी को जरूरत है और हमारे खान पान के माध्यम से उतना नहीं पहुंच रहा है, तो उसको गैप करने के लिए हमको यूज करना है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट कौन से होने चाहिए? सप्लीमेंट होने चाहिए नेचुरल फॉर्म में। सप्लीमेंट्स होते हैं आर्टिफिशियल भी, मार्केट में अवेलेबल है। बोर्नवीटा हो गया, चॉकलेट हॉर्लिक्स हो गया, ये सब क्या है? दीज आर ऑल आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स। आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि आप खा तो रहे हैं ये सोच के कि आपको बॉडी में उसका इफेक्ट मिलने वाला है, परंतु जितना इफेक्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको पहचान ही नहीं पाती है कि ये एक्चुअली क्या है, केमिकल है ना वो। तो नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स यानी कि बॉडी जिसको पहचानती है, हम लोग हमारे फूड के माध्यम से वैसे भी खाते हैं, इसीलिए उसका इफेक्ट अच्छा आता है। ठीक है, सो हम लोग कुछ आज का डिस्कशन करेंगे एक 4-5 की एरियाज में। ठीक है, सबसे पहले कुछ जनरल वेलबींग की बात करेंगे, फिर कुछ इम्यूनिटी की बात करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करेंगे जो कि आज के कोविड के सिनारियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत मैं डिजीजेस की बात करूंगा, हार्ट केयर हो गया, डायबिटीज हो गया, थोड़ा बहुत ब्रेन के हेल्थ के बारे में बात करूंगा जो शायद आज तक किसी ने आपसे बात की भी नहीं होगी, और थोड़ा बहुत वुमेन्स हेल्थ एंड जनरल बोन हेल्थ वगैरह के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं जनरल वेलबींग से। जनरल वेलबींग मतलब आपके लिए सबसे बॉडी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, बॉडी का चाहे कोई भी ऑर्गन हो, उसको ठीक से काम करने के लिए आपके बॉडी में प्रोटीन की जरूरत है। मैंने आपको फूड पिरामिड दिखाया था, उसमें मैंने बताया था कि हम लोगों ने फूड पिरामिड पूरा उल्टा कर दिया है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स जो चाहिए बॉडी में वो हम लोग बहुत एक्सेस क्वांटिटी में ले रहे हैं, लेकिन प्रोटीन वगैरह जो चाहिए या विटामिन एंड मिनरल्स जो चाहिए वो हम लोग सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं ले रहे। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन मतलब आपके, सपोज आप इमेजिन कीजिए एक दीवार आपको खड़ी करनी है, उसके अंदर जो ईंटों का काम होता है वो प्रोटीन का काम होता है। अब आप मुझे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपके बॉडी में हर एक जगह पे प्रोटीन लगता है, मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। तो बॉडी के अंदर क्या होता है ना, रात को जब आप सोते हैं तो बॉडी के अंदर जो रोजाना काम कर करके जो वेयर एंड टेयर होता है, उसको रिपेयर करने का काम रात में होता है, बॉडी का रिकूपरेशन का काम। उस समय अगर आपके डाइट के थ्रू प्रोटीन सही क्वांटिटी में नहीं गया होगा तो रिपेयर वर्क ठीक से नहीं होगा, बराबर। अब आप इमेजिन कीजिए आपको 10 स्टोरी की बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसके लिए आपको 1000 ईंटों की जरूरत है, और मैं आपको सप्लाई दे रहा हूं सिर्फ 900 ईंटों का, और मैं बोलता हूं चलो काम चला लो जो भी है, तो आपकी दीवार कैसी बनेगी? मजबूत बनेगी या फालतू बनेगी? सिंपल सा जवाब है, दीवार ही नहीं खड़ी होगी पहली बात तो। फॉर्चुनेटली आप और मैं खुशकिस्मत है कि हमारी बॉडी इस तरह से हमें जवाब नहीं देती है, काम चालू रहता है। बट बॉडी क्या करती है कि चलो प्रोटीन नहीं है ना, तो आजू बाजू में जो भी मटेरियल है उसको लेके हम लोग काम शुरू कर देते हैं। प्रोटीन का रिपेयर वर्क आपके हार्ट के आर्टरीज के अंदर चल रहा है, प्रोटीन सही मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो चलो हार्ट नहीं, प्रोटीन नहीं है तो वहां पे फैट है, तो फैट से ही काम चला लो। आगे बताऊंगा किस तरह से इसका डैमेज होता है। ठीक है, तो एक आम आदमी को, एक हेल्दी इंडिविजुअल को रोजाना उसके बॉडी वेट के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। यानी कि मेरा वजन यदि 80 किलोग्राम है तो मुझे 80 ग्राम प्रोटीन की जरूरत रोज है, रोज, महीने में नहीं। अगर मैं रोज 80 ग्राम प्रोटीन नहीं ले रहा हूं तो मेरी बॉडी कहीं ना कहीं डेफिशिएंट हो रही है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में डिजीजेस आ रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन कहां कहां पे इस्तेमाल होता है? सब जगह। चाहे आप बालों से लेके नाखून ले लें, आंख ले लो, ब्रेन ले लो, हार्ट ले लो, आपके नर्व्स ले लीजिए, मसल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, लिवर, सब जगह प्रोटीन की जरूरत है। आपके खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो ग्लोबिन है वो भी प्रोटीन है। यानी कि बॉडी के अंदर जहां पे भी रिपेयर वर्क है, एक बहुत गलत धारणा है, हम लोग आज तक सुनते हैं प्रोटीन जरूरत है। कौन प्रोटीन करता है? जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, मसल बनाना है तो प्रोटीन जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, गलत नहीं है, लेकिन आपके और मेरे जैसे कॉमन आदमी के लिए, जो हम लोग बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, क्या उनके लिए प्रोटीन जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। अगर हमको एक लंबी स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है तो उसके लिए आपको रोजाना आपके बॉडी को सही मात्रा में खुराक देना जरूरी है। एक नॉर्मल फैमिली साइज अगर मैं ले लेता हूं, 2 लोगों का फैमिली साइज, आप मेरे चार्ट में देख पा रहे हो, ऊपर के दाहिने कोने में 43 ग्राम का प्रोटीन मैंने दिखाया है। क्या एक मील होता है? एक स्टैंडर्ड इंडियन मील होता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग एग्स खा रहे होंगे, 2 एग्स शायद रोज ले रहे हैं। सुबह के ब्रेकफास्ट में उड़द दाल, शायद कुछ सांभर वगैरह ले लिया इडली के साथ, उसमें से थोड़ा प्रोटीन चला गया। दूध का 1 गिलास ले लिया, तूर दाल ले लिया दोपहर के खाने में, राजमा या मसूर मटकी वगैरह कुछ ले लिया, रात के खाने में चना दाल ले लिया, 4-5 चपाती, 5-6 चपाती खा लिया। पूरा मिला के कहने का मतलब क्या है, इसमें अगर आप प्रोटीन का कंटेंट देखते हैं तो तकरीबन 30, 40, 50 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन आप नहीं खा रहे। आईसीएमआर का स्टडी हो चुका है,
कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पर डे जो है, आप किसी भी टाइप का डाइट देख लो, मैंने जो ये आपको यहाँ पे चार्ट दिखाया है इसमें आप कुछ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, परंतु जो सोर्स प्रोटीन आपका है वो आपको सही मात्रा में पूरा प्रोटीन देना इम्पॉसिबल है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, 70-80 ग्राम प्रोटीन रोजाना मिलना पॉसिबल नहीं है। यानी कि क्या हो रहा है, आपके बॉडी को जरूरत थी 70 से 80 ग्राम प्रोटीन की, आप दे रहे हो 30 से 50 ग्राम प्रोटीन। जो 30-40 ग्राम प्रोटीन का रोज का डिफिशियंसी पड़ रहा है वो कहां से आएगा? इस चीज को बोलते हैं न्यूट्रिशनल गैप। और अगर आप न्यूट्रिशनल गैप को पूरा नहीं करोगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स होंगे, सीधी सी बात। रिसर्च से ये प्रूवन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपने ये चीज माननी नहीं है बिकॉज डॉक्टर शिशिर बोल रहे हैं। 73% ऑफ अर्बन रिच इन इंडिया आर पुअर, हैव प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट। यानी कि हम लोग प्रोटीन में डेफिशिएंट है, ये प्रूव हो चुका है। आप देखिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उसमें से अगर आप 70-80% पॉपुलेशन निकालते हो उनके पास प्रोटीन नहीं है, तो आप सोच सकते हो व्हाई वी आर दी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मात्रा में डायबिटिक पेशेंट्स इंडिया में है। आपको ये शायद सुन के शॉकिंग लग रहा होगा कि मैं डायबिटीज को प्रोटीन के साथ जोड़ रहा हूँ। आज तक आपने सुना है कि शुगर ज्यादा खा लिया डायबिटीज हो गया? नहीं। मूल कारण क्या है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, रिसेप्टर का जो सेंसिटिविटी अपटेक वो सही नहीं हो रहा है, मैं आगे दिखाऊंगा स्लाइड में। सो प्रोटीन की बात की हमने, बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। प्रोटीन को तो डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट करना जरूरी है, जैसे मैंने बताया 80 ग्राम चाहिए और 50 ग्राम ही आप दे रहे हो, तो 30 ग्राम का जो गैप है उसको सप्लीमेंट से पूरा करना है। क्विकली बता देता हूं सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है। सप्लीमेंट का मतलब होता है आप एग्जाम में आंसर शीट लिखते हैं, आपको जितना आंसर लिखना था और जो आपको टीचर ने जो शीट ऑफ पेपर दिया था वो पूरा नहीं पढ़ रहा था और आपको ज्यादा आंसर दिखना था, तो आप क्या मांगते हो? सप्लीमेंट दीजिए, क्योंकि मेरे को और जरूरत है। इसी तरह से आपके बॉडी को और जरूरत है, पर आप जो आहार दे रहे हो उसमें से वो पूरा नहीं पड़ रहा है, इसीलिए आपको सप्लीमेंट देना है। प्रोटीन के साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है विटामिन एंड मिनरल्स। आपके बॉडी को रोजाना 13 डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन एंड 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स की जरूरत है। अगर आप ये देते नहीं है आपके बॉडी में, तो जैसे मैंने ईंटों का एग्जाम्पल लिया था, वो दीवार खड़ी करने में जो बीच में सीमेंट का काम है वो सब विटामिन एंड मिनरल का काम होता है। एक प्रोटीन को अपना काम करने के लिए जो रिएक्शन करने की जरूरत होती है बॉडी के अंदर, वो काम करते हैं आपके एंजाइम्स, और एंजाइम्स को काम करने के लिए और फंक्शन करने के लिए विटामिन एंड मिनरल्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है आपके बॉडी में। अगर आप सिंथेटिक फॉर्म से विटामिन ले रहे हैं, आप जानते हैं कि सिंथेटिक फॉर्म में विटामिन अवेलेबल है, बहुत सारे हैं, मार्केट का ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, पर आप जानते हैं काफी बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन भी ऐड करते हैं कि ये वाला विटामिन लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि वो सिंथेटिक विटामिन जो है वो आपके बॉडी में कितना अब्सॉर्ब होगा? एक चीज होती है जिसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। सिंथेटिक चीज आप खाओगे तो आपकी बॉडी उसको पहचान नहीं पाएगी, तो वो अब्सॉर्प्शन उसका कम होता है। लेकिन अगर मैं वही विटामिन एंड मिनरल आपको एक फूड के माध्यम से, यानी कि खाने के पदार्थ के माध्यम से दूं, तो ये नेचुरल फॉर्म है जिसकी वजह से आपके बॉडी को बेनिफिट अच्छा मिलता है। सबसे बेस्ट सोर्स है सुपर फूड, एक होता है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना क्या है? पानी के अंदर जो काई होती है ना, एल्गस, ये एक फॉर्म का एल्गस होता है, एंड ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का भी एंड विटामिन एंड मिनरल्स का भी। WHO ने इसको घोषित कर दिया है कि एक फूड ऑफ द फ्यूचर है। नासा जैसी स्पेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, एस्ट्रोनॉट्स को भी ये फूड दिया जाता है। आपने नोटिस किया होगा जो कछुआ होता है, टर्टल, टर्टल का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 से 130 साल का होता है। क्यों होता है? बिकॉज वो ये फूड खाता है समुद्र के तलवे पे। इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर आप इसका सोर्स देखोगे, ये मैंने स्लाइड पे दिखाया है, 18 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं, सारे टाइप्स के फैटी एसिड्स हैं, 13 टाइप मिनरल है, 12 टाइप के विटामिन है, 5 टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसको अगर आप कंपेयर करोगे कि इसमें कितना बेनिफिट मिलता है, अगर आप 1 kg स्पिरुलिना कंज्यूम करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल पावर इक्विवेलेंट है 1000 किलो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मुकाबले। 5 से 8 गुना ज्यादा आयरन है इसके अंदर एज कंपेयर टू पालक। हम सब जानते हैं कि पालक खाओ तो बॉडी में खून की मात्रा अच्छी रहती है। 25 गुना ज्यादा विटामिन ए है एज कंपेयर टू कैरेट्स, यानी गाजर से ज्यादा, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अंडे से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन है इसके अंदर। ये स्लाइड आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये एक ऐसा सोर्स है
कि जिसमें से आपको प्रोटीन भी मिलने वाला है, विटामिन भी मिलने वाला है और मिनरल भी मिलने वाला है, एंड एक ऐसे फॉर्म में मिलने वाला है जो आपकी बॉडी अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाए। सो थोड़ा बहुत मैंने जनरल वेलबींग की बात किया, मैं अब बात करूंगा इम्यूनिटी की। आज के डे एंड एज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इम्यूनिटी। आज आप जानते हैं कि आपका पूरी जगह पैंडेमिक फैला हुआ है, वायरस का थ्रेट इतना ज्यादा है। इनफैक्ट WHO का लेटेस्ट ये आया है कि अब शायद जो ये स्प्रेड हो रहा है शायद ये एयरबोर्न भी हो सकता है, बिकॉज मानसून की वजह से जो एरोसोल्स आ रहे हैं ये एरोसोल्स का काम कर रहे हैं एंड ये वायरस को स्प्रेड करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास एक डिफेंस मैकेनिज्म क्या अवेलेबल है? डिफेंस मैकेनिज्म आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी खासी स्ट्रांग है तो आपको वायरस उतना अफेक्ट नहीं करेगा। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वायरस का अफेक्शन हुआ है बट वो उससे ठीक हो गए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स हुए पर पूरा पूरा डिटेक्शन ही नहीं हुआ, बाद में पता चला उनके पास एंटीबॉडीज हैं। क्या हुआ बॉडी में? ऐसा क्या चीज हो गई? ऐसा हुआ कि उनको जब वायरस लगा भी था तो बॉडी के अंदर इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी कि उसको वो ओवरकम कर दिया बॉडी ने, एंड बाद में एंटीबॉडीज बन गए अंदर। तो थोड़ी बहुत बात करूंगा इम्यूनिटी के और एंटीऑक्सीडेंट्स की भी। जब हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस समझना जरूरी है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारे एनवायरनमेंट में हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेस होता है, हमारे पास कुछ टॉक्सिन्स बन जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं फ्री रेडिकल्स की वजह से, केमिकल्स आ रहे हैं, रेडिएशन आ रहे हैं, ये सारी चीज हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल का डैमेज क्रिएट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सिंपल एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है। मैं यदि एप्पल को काट के रख दूंगा तो क्या होगा? थोड़ी देर में वो काला पड़ जाता है, बराबर? सही बात बोल रहा हूं? क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का काम होता है ऑक्सीडेशन करना। कहीं ना कहीं हमारे सेल में एक्सेस ऑक्सीडेशन की वजह से ये जो डैमेज हो रहा है उसकी वजह से फ्री रेडिकल डैमेज जनरेट होता है। तो आपके बॉडी में ये जो सारे टॉक्सिन्स जा रहे हैं, स्ट्रेस जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं हमारे अंदर हो रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये फ्री रेडिकल जो जनरेट हो रहे हैं ये आपके बॉडी के नॉर्मल सेल को कुछ इस तरह से अटैक करते हैं कि वो सेल का दो चीजें हो सकती है, या तो वो सेल पूरी तरह से मर जाएगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, या फिर वो सेल जो ऐसा है इसके ऊपर बार बार सालों साल इस तरह से बैड डैमेज होने की वजह से कुछ ऐसे तरीके में वो सेल चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं म्यूटेशन, और यहां से शुरुआत होती है कैंसर की। तो ये जो डीएनए डैमेज हो रहा है, आप देख पा रहे हो कि डीएनए के ऊपर लेवल पे डैमेज हो रहा है, और ये सब हो रहा है वो फ्री रेडिकल की वजह से। तो फ्री रेडिकल से अगर बचना है, ये फ्री रेडिकल की वजह से काम क्या हो रहा है, सेल के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन से बचना है तो हमें बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट देना जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या? ऐसी चीज जो ऑक्सीडेशन के जो बैड इफेक्ट्स है उसको रोक दे। आपकी गाड़ी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, मानसून का सीजन आ गया है, उसके ऊपर जंग ना लगे इसके लिए हम लोग एंटी रस्ट का कोटिंग करते हैं कि नहीं करते? अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? जंग पकड़ लेगी, आयन। तो अगर हम हमारी गाड़ियों को हमारा इतना ऑक्सीडेशन से केयर दे रहे हैं, आप आपके बॉडी में ऐसी कौन सी केयर ले रहे हो जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता अगर ये नहीं करोगे तो आगे डैमेज होगा? बिल्कुल होगा। तो सबसे अच्छे जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, एंड सबसे अच्छे जो ऐसे पदार्थ है जिसकी वजह से इम्यूनिटी बढ़ती है, ये होते हैं विटामिन सी के प्रोडक्ट्स या विटामिन ई। एंड कई सारे फूड फॉर्म्स में ये मिलते हैं। जो भी खट्टी चीजें हैं जैसे कि आंवला हो गया या नींबू हो गया या मौसम्बी हो गया, इस सब में आपको कई मात्रा में विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स मिलने वाले हैं। तो आपके डाइट में ये चेंजेस आपने करने हैं, परंतु जैसा मैंने बताया था कि पूरी मात्रा में आप नहीं ले पाओगे तो आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड करने हैं बाद में, है ना? सबसे बेस्ट एक नेचुरल फॉर्म में जो एंटीऑक्सीडेंट होता है उसको बोलते हैं सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न एक ऐसी बेरी है, जैसे आंवला एक बेरी है ना? आंवला का नाम इंग्लिश में है गूसबेरी, वैसे ही सी बकथॉर्न बेरी है। सी बकथॉर्न का काम क्या है? सी बकथॉर्न इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर एक एसओडी नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये 3,500 गुना ज्यादा पावरफुल है विटामिन सी से। यानी हम विटामिन सी ले रहे हैं, आंवला क्यों खा रहे हैं? हमको विटामिन सी चाहिए, उससे 3,500 गुना ज्यादा इसके अंदर पावर है। और ना ये सिर्फ आपको एंटीऑक्सीडेंट देने वाला है, साथ ही साथ इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि आपके ब्लड शुगर रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, हार्ट से बचने में, आपको हार्ट के डिजीज से बचने में हेल्प करेगा, आपका डाइजेशन ठीक रखने में हेल्प करेगा,
एसिडिटी की तकलीफ जिनको है, बहुत बढ़िया इसका इफेक्ट आने वाला है ऐसे लोगों में जिनको एसिडिटी की तकलीफ है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की बात मैंने की। इम्यूनिटी को ये मैसिव बूस्ट देता है। आज के डे एंड एज में अगर आप सीबकथॉर्न आपके डाइट में ऐड नहीं कर रहे हो तो आप आपके खुद को बहुत ज्यादा रिस्क में डाल रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको अभी 2 सुपर फूड्स की बात की, मैंने स्पिरुलिना की भी बात की, मैंने सीबकथॉर्न की भी बात की। क्या आप नेचुरल फॉर्म में स्पिरुलिना और सीबकथॉर्न को खा सकते हो? मुश्किल है, बिकॉज स्पिरुलिना पानी के अंदर काई है, कैसे खाओगे उसको? एक पाउडर के फॉर्म में खाना ही सेफ रहेगा। दूसरा चीज, आप जहां रहते हो शायद वहां पे वो मिलेगा भी नहीं, ट्रॉपिकल सीज में ये मिलता है। सीबकथॉर्न लद्दाख की वैली में मिलता है, आप यहां से रोज लद्दाख जाके नहीं खा सकते उसको। आप जो सप्लीमेंट ले रहे हो, आप जो सपोज एक सीबकथॉर्न का फ्रूट है वो आपने तुरंत पेड़ से तोड़ा और खा लिया तो आपको 100% पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है। एक पेड़ से उसको आपने प्लग कर दिया, वहां से आप तक आते आते तक जितना टाइम बीच में गया है, हर 1 घंटे में 1% उसका न्यूट्रिशन लॉस हो रहा है। यानी कि आपके घर तक पहुंचने तक आपने एक फ्रेश फ्रूट, सपोज एप्पल, आपने शिमला का एप्पल खा लिया, कि मैं तो रोज एप्पल खाता हूं, पर क्या आपको पता है वो एप्पल आपके तक पहुंचने तक कितने दिन हो चुके हैं? क्या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है? इसीलिए ये सारी चीजें उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के एक कैप्सूल के फॉर्मेट में जब आपको देते हैं तो उसको आपको बेस्ट इफेक्ट मिलता है। और अगर आप स्पिरुलिना और सीबकथॉर्न का कंपैरिजन करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो चार्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्पिरुलिना आपको बहुत अच्छे से करने वाला है। जैसे कि कुछ अगर बॉडी के अंदर हेवी मेटल्स हैं उसका डैमेज बचाने के लिए, या फिर डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, या फिर आपका स्ट्रेस और फटीग से बचने के लिए स्पिरुलिना बहुत अच्छा काम करेगा। इम्यून सिस्टम बढ़ाने में तो खैर दोनों काम करेंगे। प्रोटीन का सोर्स स्पिरुलिना बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे सीबकथॉर्न बहुत अच्छा है, जैसे कि हार्ट से बचने की चीजें हैं, या कैंसर की प्रॉपर्टीज हो गई, या इम्यूनिटी की प्रॉपर्टीज हो गई। एसिडिटी में आपको सीबकथॉर्न हेल्प करने वाला है। सो द कॉम्बिनेशन, इसका जो दोनों का कॉम्बिनेशन है स्पिरुलिना और सीबकथॉर्न, ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है और आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। थोड़ी सी बात करेंगे, जैसे मैंने अभी हल्के से कैंसर का टच किया था उसी तरह मैं थोड़ा सा बात करूंगा हार्ट डिजीज और डायबिटीज के बारे में। ये चीज बहुत रेलेवेंट है पर्टिकुलरली हमारे देश में, क्योंकि अगर हम इसकी बात नहीं करेंगे तो कोई भी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पूरा नहीं होता है। हार्ट डिजीज जैसा कि आप जानते हैं कि लीडिंग किलर है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में तो है ही है। सबसे अलार्मिंग और डिस्टर्बिंग स्टैटिस्टिक ये है कि आज तक हार्ट डिजीज आप देखते थे 50, 60, 65 के उम्र के बाद के लोगों को ज्यादा हुआ करता था। आजकल आप देख पा रहे हैं 25-30 साल के लोगों को जो ब्लड के लिपिड के लेवल्स है वो खराब हो चुके हैं। 30 से 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, एंड इतने मैसिव हार्ट अटैक्स आ रहे हैं कि वो ऑन द स्पॉट डेथ भी हो रहे हैं, उनको रिवाइव करने का भी चांस नहीं मिल पा रहा है। तो क्या रीजन है, ऐसा क्या हो गया है बॉडी में कि 20-25 साल पहले ये चीज नहीं होती थी पर अब हो रही है? बात यही है कि हमारा डाइट सही नहीं है, हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होना जरूरी है जिससे कि हम लोग इससे बच सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज होती है। आपके जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसमें एक बैड टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको एलडीएल बोलते हैं, और एचडीएल होता है जो अच्छे टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका जब बैलेंस बिगड़ जाता है और बॉडी में ज्यादा मात्रा में एलडीएल जा रहा है तो ये ज्यादा डैमेज करता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक आर्टरी देख पा रहे हैं, मेरे पास आई थिंक मार्कर नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। एनीवे अनूप जी, ठीक है। एनीवे तो यहाँ पे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं एक आर्टरी मैंने दिखाई है, और ये आर्टरी के अंदर जो अंदर की लेयर होती है ना, इसको बोलते हैं एंडोथेलियम लेयर। मैंने आपको शुरुआत में बताया था प्रोटीन के डेफिशिएंसी से क्या होता है, आपकी बॉडी रिपेयर नहीं कर पाती है खुद को। तो जैसे ये आर्टरी है, इसके अंदर आप इमेजिन कीजिए एक पाइप है, उसके अंदर अगर मैंने पेंट लगा दिया और मैं हाई फोर्स से पानी डाल रहा हूं अंदर से, तो वो अंदर का पेंट उखड़ेगा या नहीं उखड़ेगा? धीरे धीरे करके छोटा 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 मात्रा में उसके अंदर क्रैक्स पड़ने पर लगेंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1-2 साल में धीरे धीरे वो उखड़ना शुरू हो जाएगा। कुछ इसी तरह की चीज आपके आर्टरी के अंदर हो रही है। तो यदि आपकी बॉडी में प्रोटीन सही मात्रा में है तो ये जो डैमेज हो रहा है वो रोजाना रात को जो रिपेयर हो रहा है वो सही तरीके से हो जाता है। बट हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, प्रोटीन सही मात्रा में नहीं है, लेकिन जो ब्लड के अंदर जो फैला हुआ है एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल जो है ये बहुत सारी मात्रा में। तो बॉडी क्या करती है, चलो काम तो पूरा करना है, तो 95% प्रोटीन से भर देती है, 5% वहां पे मौजूद जो फैट है उससे भर देती है। इस कारण से क्या होता है, वहां पे धीरे धीरे करके फैट का डिपोजिशन होने लगता है, और जैसे जैसे ये फैट डिपॉजिट होता जाता है, आपकी जो आर्टरी है जो
नली है उसके अंदर का जो स्पेस है वो कम होने लगता है, उसके अंदर की जो जगह होती है वो कम होती है। ऑब्वियस सी बात है, यदि ये जगह कम होने लग गई तो जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ने लगेगा, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब आप इमेजिन कीजिए, यहाँ पे मैंने एक हार्ट की आर्टरी दिखाई है और यहाँ पे इसको बोलते हैं प्लाक फॉर्मेशन। अगर ये प्लाक इतने मात्रा में बढ़ जाए कि ये खून के सप्लाई को ही बंद कर दे, तो जहां पे ये ब्लॉक हो गया है उसके आगे के पोर्शन में बिल्कुल भी खून का सप्लाई नहीं पहुंच रहा है। तो अगर खून का सप्लाई नहीं पहुंचेगा, खून का काम क्या है, उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन जिसमें से ऑक्सीजन मिलता है। तो अगर ऑक्सीजन आगे नहीं पहुंचेगा तो आगे की चीज डेड हो जाएगी। तो आप इमेजिन कीजिए अगर ये चीज हार्ट की आर्टरी में हो रही है तो इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। आप इमेजिन करो यहाँ पे मेरी आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर अगर हो रहा है और यहां से आगे खून का सप्लाई नहीं गया तो हो जाएगा स्ट्रोक, पैरालिसिस। अगर यही आर्टरी आपकी किडनी की आर्टरी है तो हो जाएगा किडनी का इंफेक्शन। अगर आपके आंतड़ी की आर्टरी है तो हो जाएगा आंतड़ी का गैंग्रीन। अंडरस्टैंड कीजिए कि ये प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई थी। शुरू इसलिए हुई थी कि एक तो आपके बॉडी में प्रोटीन सही मात्रा में नहीं है, और दूसरा आपके बॉडी में जो आप खाने के माध्यम से बहुत ज्यादा फैट खा रहे हैं, बहुत ज्यादा शक्कर वगैरह खा रहे हैं, जो कि बॉडी के अंदर अगर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आप लेते हैं तो वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जैसे हार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं ये जो पीली सतह जम गई है बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं विसरल फैट। इसी तरह आपके आंतड़ी के बाहर भी जमा हो रहा है, आपके लीवर के ऊपर भी जमा हो रहा है, आपके किडनी के ऊपर भी जमा हो रहा है। तो ये सारी चीजें डैमेज कर रही हैं आपको। आपके पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि इसको काटे। एक नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल चीज है जिसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। आप अगर आपके डाइट के थ्रू ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का काम होता है इसको काटना, ये जो फैट जमा हो गया इसको काटे। एंड जो आपके ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जो एक्सेस मात्रा में जा रहा है उसको भी ये कम करता है। बात करते हैं मॉडर्न मेडिसिन में कैसे ट्रीटमेंट हम करते हैं। अब मैंने आपको बताया प्लाक जनरेट हो गया, हम लोग क्या करते हैं प्लाक जनरेट होने के बाद में। अगर आप मेरे पास आएंगे मेडिसिन लेने के लिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको दवाई दूंगा, ऐसी दवाई जिससे कि ये जो आर्टरी है इसका साइज फूल जाए। आर्टरी का साइज छोटा फूल जाएगा तो बीच का रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाएगा, इसलिए ब्लड आराम से जा सकता है। इनको बोलते हैं बीटा ब्लॉकर्स। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका काम होता है कि खून जो है आपका उसको थोड़ा सा पतला कर दे ताकि वो खून आराम से फ्लो हो जाए। ये होता है आपका एस्पिरिन। जब इन सब चीजों से काम नहीं होता है तो कुछ सालों बाद जब ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब इन चीजों से काम नहीं होता है, तो हम लोग उसके अंदर एक नली डालते हैं, उसके ऊपर एक गुब्बारे जैसी चीज डालते हैं। वो गुब्बारे को जब हम फुलाते हैं तो ये जगह बन जाती है, इसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। एंड इसके ऊपर एक स्टेंट डाल देते हैं ताकि ये जो फुलाई हुई चीज है अगर ये गुब्बारा में हटा दूं तो वापस से सिकुड़ना नहीं चाहिए। मुझे आप एक बात बताइए, एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी क्या आपके बॉडी में ऐसे कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस फिर से ना हो? तो ये प्रोसेस फिर से तैयार होने वाला है। इसीलिए आपने अगर देखा होगा किसी की एंजियोप्लास्टी हुई 4-5 साल के बाद में फिर से एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है, उसके कुछ सालों बाद बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ती है। बाईपास सर्जरी का मतलब क्या है कि अब इतनी बार हम एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं कि अब हम लोग इसमें रिस्क नहीं ले सकते, तो एक और रास्ता बना दो। बट मुझे फ्रेंड्स बताइए कि क्या हमने ऐसी कोई चीज की, हमारे डाइट में कुछ ऐसा चेंज किया कि जिससे ये चीज हम काट सके, या हमारे डाइट में कुछ ऐसा चेंज किया कि जो ये आगे चल के फिर से ना हो? इसीलिए आपको फ्लैक्स ऑयल डालना बहुत जरूरी है आपके डाइट में। जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, फ्लैक्स ऑयल के अंदर बहुत सारा क्वांटिटी में ओमेगा 3 अवेलेबल है। ओमेगा 3 काम करता है इसको काटने का। अब फ्लैक्स ऑयल अवेलेबल है, आप अलसी के जो सीड्स हैं, अलसी मतलब फ्लैक्स, वो आप सीड्स खा सकते हो। बट आपको जितने मात्रा में इसका गुड इफेक्ट मिलना चाहिए उतने मात्रा में यदि खाना है तो आपको रोजाना आधा 1 किलो अलसी के सीड्स खाने पड़ेंगे। क्या इतना हम खा सकते हैं? वो सीड के अंदर से इतना सा तेल निकलता है। इसीलिए इसको एक मेडिसिनल बेनिफिट मिले अपने बॉडी में, इसीलिए उसको एक सही मात्रा में खाने के लिए आपको एक सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना बहुत जरूरी है ना। एंड इसका जो इफेक्ट है ये सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर में ही नहीं है, जैसे मैंने बताया हर जगह का ये फैट कट करने वाला है, यानी कि वेट लॉस में आपको ये हेल्प करने वाला है, आपको स्किन के टोन मेंटेन करने में हेल्प करने वाला है, आपकी डायबिटीज में ये हेल्प करने वाला है, ब्लड प्रेशर में तो करने ही वाला है, लीवर के फंक्शन में आपको हेल्प करने वाला है। ये सारी जगह से आपको ये हेल्प करने वाला है क्योंकि सब जगह से ये फैट को काटता है। थोड़ी सी डायबिटीज की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया डायबिटीज का मतलब, डायबिटीज और हार्ट डिजीज आप कभी भी याद रखिए एक साथ चलते हैं, बिल्कुल इस तरह से होते हैं। जिसको डायबिटीज है उसको कुछ ना कुछ साल में हार्ट का डिजीज होने ही वाला है, ये फैक्ट है। हम लोग ऑलरेडी डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड के, सबसे ज्यादा डायबिटिक केसेस अपने पास है।
सिम्टम्स आप सब जानते हैं डायबिटीज के, अननेचुरल थकान होती है, प्यास लगती है, वेट लॉस हो रहा है, बहुत बार बार पेशाब लगता है, थकान बहुत ज्यादा होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सारे सिम्टम्स से आप पकड़ नहीं सकते कि आपको डायबिटीज है। सालों साल लग जाते हैं, बाय द टाइम डैमेज हो चुका होता है उसके बाद हमको ये पता चलता है। तो आज हमें ऐसी कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जिससे आपको आगे चल के ये डैमेज ना हो। डायबिटीज का मतलब समझा देता हूं। आपकी जो खून की स्ट्रीम है, खून के अंदर यदि ग्लूकोज बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है तो उसको बोलते हैं डायबिटीज। यहां पे मैंने स्लाइड में दिखाया है, आप जो खाना खाते हैं, आपका स्टमक वो खाने को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज जाता है आपके खून के नली के अंदर। वहां से ग्लूकोज का काम होता है एक एक सेल के अंदर। मैंने बताया था सेल्यूलर न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है और उसको एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। ये ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन। तो यदि आपके बॉडी में इंसुलिन कम मात्रा में हो तो आपको डायबिटीज होगा, इसको बोलते हैं टाइप 1। और यदि इंसुलिन सही मात्रा में है परंतु फिर भी वो ग्लूकोज को अंदर धकेलने का काम नहीं कर पा रहा है तो इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज होता है, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपकी जो सेल है, सेल के अंदर आपको एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी आएगी ग्लूकोज से, और वो ग्लूकोज यहाँ पे ब्लड के अंदर है। यहां से ग्लूकोज को उठा के सेल के अंदर डालने का काम होता है इंसुलिन का। यहाँ पे सेल के सरफेस के ऊपर एक लॉक बना होता है, यहाँ पे आप हरे में देख पा रहे हो, इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं इसको। ये ताला होता है, बिना मतलब कोई भी सेल के अंदर नहीं घुस सकता। उस ताले को खोलने के लिए जो चाबी है वो है इंसुलिन, और इसका शेप और वो जो ताला है इसका शेप मैच होता है। अब आप इमेजिन कीजिए, आपके ताले के ऊपर मैं अगर कॉम्बिनेशन चेंज कर दूं, कुछ उसके ऊपर ऐसी कुछ परत डाल दूं कि आपकी चाबी उसके अंदर घुसे ही ना, तो ताला कभी खुलेगा क्या? अगर ये ताला खुलेगा ही नहीं तो ग्लूकोज अंदर जाएगा ही नहीं, तो आपके सेल को भी डैमेज होने वाला है, एंड ऊपर से आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज फैल रहा है उसकी वजह से सारे बॉडी में डैमेज होने वाला है। अब मुझे बताइए, ये प्रॉब्लम डायबिटीज का क्यों आया? क्या आपने बहुत शुगर खाई इसलिए डायबिटीज का प्रॉब्लम आया? बिल्कुल भी नहीं। दो ही कारण है, प्रोटीन सही मात्रा में नहीं था और फैट सही मात्रा में कट नहीं रहा था। इसीलिए आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत बहुत ज्यादा है। आपके डाइट में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आपको इस चीज से बचा सके। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करूंगा, ब्रेन हेल्थ, है ना। अभी तक हमने इम्यूनिटी की बात कर ली, हमने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बात कर ली, हमने जनरल हेल्थ की बात कर ली, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। ब्रेन हेल्थ की बात कोई करता ही नहीं है। क्यों नहीं करते? अगर आप किसी भी सीनियर सिटीजन को जाके पूछो सबसे ज्यादा डर किस बात का है, सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं अल्जाइमर्स ना हो जाए, भूलने की बीमारी ना हो जाए। लोगों के घरों में जो डिजीज की वजह से प्रॉब्लम है उनको मालूम है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अफेक्ट हो जाती है। अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है घर में, या किसी को पार्किंसंस की बीमारी हो गई है, भूलने की बीमारी हो गई है, तो बहुत बुरी कंडीशन होती है। सो क्या ये सिर्फ सीनियर सिटीजन को जरूरी है? नहीं, ब्रेन हेल्थ सबको जरूरी है। आपके घर में यदि 12 से 17 साल के बच्चे हैं जो कि एग्जाम के स्टेज में है, अभी ऐसी स्टेज में है कि उनको करियर बनाना है, जिनको मेमोरी, माइंड शार्प रहना बहुत जरूरी है, बट क्या आपको लगता नहीं है ब्रेन के सेल्स को भी जरूरत होती है? बिल्कुल जरूरत होती है। मैंने आपको जितना भी बताया था, प्रोटीन रिपेयर का काम करता है। बॉडी में आपके जितने भी सेल्स हैं सबका रिपेयर और रिजनरेशन होता है। सिर्फ एक ब्रेन के ऐसे सेल्स हैं कि जो यदि मरने लग जाए तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है बॉडी, नए ब्रेन के सेल्स नहीं बनते हैं। इसीलिए यदि आप देखते होगे कि जो चीज आप जब 12, 13, 14 साल के थे तब आपको जो चीज याद रहती होगी, और आज आप यदि 40, 50 साल के हैं, 40 साल की उम्र है मेरी, इस स्टेज पे मुझे जो चीज याद रहती है वो उतना ज्यादा शार्पनेस मेरा नहीं है। मेरे 12 साल, 10 साल के बेटे की जो शार्पनेस है वो बहुत ज्यादा है मेरे से, बिकॉज ये फैक्ट है, ये नेचुरल फैक्ट है। तो आज मैं 40 साल की उम्र में अगर हूं एंड मेरे घर में फैमिली हिस्ट्री है पार्किंसंस की, तो आगे चल के मुझे वो चीज होने वाली है, ये डन डील है। तो मुझे आज उसको टालने के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। 60% ब्रेन का वेट बना हुआ होता है लिपिड से, लिपिड यानी फैट्स। सो फैट्स तो हम लोग बहुत खा रहे हैं, पर एक पर्टिकुलर टाइप का फैट होता है वो हमारे डाइट में पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। एंड अनफॉर्चुनेट चीज है कि सबसे ज्यादा काम उसी का होता है ब्रेन के अंदर। इसको बोलते हैं पीएस। पीएस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने बताया, ब्रेन का फंक्शन करने में पीएस का काम होता है। तो यदि पीएस सही मात्रा में नहीं मिल रहा है तो आपका ब्रेन सही फंक्शन नहीं करेगा। एंड ये डाइटरीली प्रूवन है। वंस अगेन डाइट पे मैं आ रहा हूँ कि 1980 में, 80 के दशक में बहुत अच्छे क्वांटिटी में हमको मिलता था।
बट प्रिडोमिनेंटली ये जो मिलता है ये मीट कंज्यूमिंग डाइट में यानी नॉनवेज डाइट में मिलता है। वेजिटेरियंस के डाइट में ये जो मात्रा है ये बहुत कम है। अगर आप ये विकिपीडिया का पेज देखोगे तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है फॉस्फेटिडिल सेरीन इज फाउंड इन मीट एंड फिश। सिर्फ कुछ क्वांटिटी में ये व्हाइट बीन्स और सोया लेसिथिन में मिलता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे मैंने बताया मेमोरी पे तो सबसे ज्यादा है। मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा इस स्लाइड पे। मैंने आपको बताया कि हम हमारे डाइट में सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं ले रहे और उसके वजह से हमारा जो माइंड है वो सही तरीके से धीरे 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 करके, ये देखिए मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ये कोई तुरंत होने नहीं वाला है। ऐसी चीज नहीं है कि 5 मिनट में आपको पता चल जाए बीमार हो गए। बुखार हो गया तुरंत पता चल जाता है, टीबी हो गया 8-10 दिन के अंदर डायग्नोस हो जाएगा। ये चीज आपको सालों लग जाएंगे और ऐसे स्टेज पे आ जाएगा कि फिर उसको रिवर्स नहीं कर पाओगे। तो ये जो स्लाइड है इसमें आपको ब्रेन की एक्टिविटी दिखाई गई है। ऊपर के 3 जो ये पेट स्कैन है, पेट स्कैन से हम लोग क्या देखते हैं कि ब्रेन के अंदर एक्टिविटी कितना चल रहा है। अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो लो ब्रेन एक्टिविटी दिखाया गया काले रंग में और नीले रंग में, और हाई ब्रेन एक्टिविटी दिखाया गया लाल रंग में और पीले रंग में। तो फॉस्फेटिडिल सेरीन का सप्लीमेंटेशन लेने के पहले ये एक ऐसे औरत का पेट स्कैन है जो कि ऑलरेडी कॉग्निटिव डिक्लाइन में है, यानी कि भूलने की बीमारी इनको लग चुकी है। तो उनकी ब्रेन की एक्टिविटी की लेवल इतनी कम थी। एंड जब ये 3 हफ्ते तक, मात्र 3 हफ्ते तक इसको सप्लीमेंट किया गया डाइटरी सप्लीमेंट नेचुरल फॉर्म में, तो आप देख सकते हो ब्रेन की एक्टिविटी कितनी हो गई। एफडीए अप्रूव्ड ये चीज है। एंड ये चीज ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं इसलिए आपने सुनना है। डॉक्टर्स ऑलरेडी इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को और ये मार्केट में अवेलेबल है। आप अगर जाओगे 1mg.com या किसी भी केमिस्ट के पास जाके पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फॉस्फेटिडिल सेरीन मिलता है मार्केट में। तो बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये सेफ है, ये ब्रेन का नेचुरल बिल्डिंग ब्लॉक है। ब्रेन को जो चीज जरूरत है जो आप डाइट के माध्यम से नहीं दे पा रहे हो वो इस तरह से दे पा रहे हो। एंड इस वजह से इसको आप अच्छे से बेनिफिट ले सकते हो। लास्ट चीज बात करूंगा थोड़ा सा वुमेन्स हेल्थ के बारे में। हर एक एज में वुमेन्स हेल्थ इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया में अनीमिया का बड़ा प्रॉब्लम है। एंड अनीमिया का प्रॉब्लम इतना रैम्पेंट है, ग्लोबली भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 मिलियन वुमेन आर अफेक्टेड विद अनीमिया। बाय 2020-25 ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन आपकी अनीमिक होने वाली है। एंड अनीमिया का अगर आप देखो, अनीमिया मतलब क्या? अनीमिया मतलब आपके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम होना। मैंने आपको हीमोग्लोबिन बताया था। हीमोग्लोबिन मतलब क्या? हीम मतलब आयन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। आप आपके डाइट में इनफ क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं ले रहे हो, आप आपके डाइट में इनफ क्वांटिटी में आयन नहीं ले रहे हो, तो हीमोग्लोबिन खून की कमी होगी ही होगी। अगर आप किसी का भी ब्लड का पिक्चर जाके कराओ, ब्लड की टेस्टिंग कराओ, मैं गारंटी से बोल सकता हूं अगर आप 10 सैंपल कराओगे तो उसमें से 5 सैंपल्स में एटलीस्ट हीमोग्लोबिन कम के क्वांटिटी में आने वाला है, 12 या उससे कम आएगा हीमोग्लोबिन। आयरन बहुत जरूरी है। अगर आयरन नहीं है ठीक से, प्रोटीन सही नहीं है, तो बॉडी में हर एक जगह पे जहां ऑक्सीजन पहुंचना है वो सही नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह से वुमेन्स में तो पर्टिकुलरली बड़े प्रॉब्लम होते हैं। आप देख सकते हो जो लोग प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए एडवर्स मैटरनल एंड नियोनेटल आउटकम्स, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी दिक्कतें आएंगी, प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को भी दिक्कतें आएंगी, बिकॉज प्रेगनेंसी सही नहीं हुई थी। लोगों को कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप देखोगे कोई भी डॉक्टर, कोई कपल अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है तो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने से पहले ही हम उनको आयरन और फॉलिक एसिड दे देते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि ये कब कंसीव करेंगे पता भी नहीं चलेगा इनको, तब तक बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट हो चुकी होगी। इसीलिए पहले से हम देते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि इंडिया में ये कम है। बार बार थकान होना, मासिक जब आता है उस समय इतना सारा ब्लड लॉस होता है, उसकी वजह से और अनीमिया का प्रॉब्लम कंपाउंड होता है। तो ये सारी चीजें करने के लिए, जो आयरन की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए आपको डाइटरी माध्यम से इनफ आयरन नहीं मिलने वाला है। ये फैक्ट है। आप किसी भी डॉक्टर के पास भी जाके देखोगे तो प्रेगनेंसी की कोई भी पेशेंट हो या फीमेल कोई भी हो, पर्टिकुलरली 30 साल से ऊपर की फीमेल, तो उनको आयरन ये सप्लीमेंटेशन देते ही है। अब बात यही है कि केमिकल सप्लीमेंटेशन लेना है या नेचुरल फॉर्म में लेना है। मैंने आपको बताया था केमिकल सप्लीमेंटेशन से हम लोग लेंगे तो भी उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो आज आपको डॉक्टर भी अगर आयरन लिख के दे रहा है तो प्लीज चेक कीजिए आप कौन सा आयरन ले रहे हो। मार्केट में तो कुछ भी बिक रहा है, बट एक नेचुरल फॉर्म में लोगे तो आपको उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा। दूसरा चीज है कैल्शियम। हमारी जो हड्डियां हैं, मैंने ये वुमेन्स हेल्थ में क्यों डाला है? वुमेन्स हेल्थ में मैंने इसलिए डाला है कि हम जो खाने के माध्यम से जो कैल्शियम लेते हैं, एज अ मेल हम लोग काफी हद तक उसको एसिमुलेट कर पाते हैं एंड काफी लाइफ लॉन्ग उसको एसिमुलेट कर पाते हैं। बट फीमेल बॉडी में कुछ एज के बाद ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस, जिसके वजह से आप डाइट में कैल्शियम ले रहे हो बट वो आपके बोन्स में सही तरीके से नहीं जा रहा है।
तो इसको पूरा करने के लिए आपको सप्लीमेंटेशन मस्ट है। अगर आपका बोन का स्ट्रक्चर सही नहीं रहा तो ब्रिटल बोन्स हो जाएंगे, फ्रैक्चर्स होना ज्यादा जल्दी हो सकता है। आपके बोन्स स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो एक दूसरे के साथ घर्षण की वजह से बोन्स का रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा ओवरवेट लोग होते हैं 45-50 साल की उम्र तक उनके नीज घिस जाते हैं। आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो उनके नीज का डैमेज हो चुका है, ये नी को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। आप जानते हो नी रिप्लेसमेंट का खर्चा कितना है? कम से कम 2 से 3 लाख रुपए। एंड एक ही नी रिप्लेस नहीं होती है, दूसरी भी होती है कुछ सालों बाद। एंड वो जो रिप्लेसमेंट हो गया है वो ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग चलता है। यदि 50 साल की उम्र में आपको एक हिप का रिप्लेसमेंट या नी का रिप्लेसमेंट लग गया तो अगले 20 साल बाद फिर करना है, 10 या 15 साल बाद। ये सारी चीजें अवॉइड हो सकती है एक सिंपल सप्लीमेंटेशन से, मात्र 1 या 2 रुपए की गोली से। सो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, है ना। सो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो फेज 1 की क्या कहना, हम लोगों ने, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी हेल्थ हमारी वेल्थ है। तो हमको ये हेल्थ प्रिजर्व करने के लिए आज थोड़ा सा वेल्थ स्पेंड करना जरूरी है। आज नहीं करेंगे तो आगे आगे करना पड़ेगा। तो ये कहाँ करना है? ऑब्वियसली ऐसी जगह से करना है जहां पे एक ट्रस्टेड क्वालिटी का ब्रांड है। तो वेस्टीज के माध्यम से आपको मिलता है। वेस्टीज इज ऑलरेडी बीन अवार्डेड, कई सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स इसको मिल चुके हैं। आप देख सकते हो मेरे स्लाइड पे इतने सारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के सर्टिफिकेशन तो ये सब मिल चुके हैं कि आप एक पीस ऑफ माइंड से सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर सकते हो कि आप जो ले रहे हो उसका आपको सही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप टेस्टिमोनियल्स देखोगे तो इतने सारे लोगों को इसका इतने सारे ब्यूटीफुल बेनिफिट्स मिल चुके हैं। एंड ये जो मैंने आपको सप्लीमेंट का रेंज अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। शुरुआत हम करेंगे, मैंने शुरू किया था आपको प्रोटीन के बारे में बता के। प्रोटीन की बात मैंने की थी, प्रोटीन हर जगह जरूरी है। तो आपके डाइट में जो 30-40 ग्राम का प्रोटीन का गैप पड़ रहा है उसको पूरा करने के लिए आपको रोजाना प्रोटीन पाउडर ऐड करना जरूरी है। अब मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन अवेलेबल है, मैंने शुरुआत में बताया था, बोनवीटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियल प्रोटीन है। हमारे प्रोटीन में आप एक 10 ग्राम का स्कूप लोगे तो तकरीबन 8 ग्राम 8.2 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है। और अगर आप मार्केट का प्रोटीन लेते हो तो तकरीबन एक स्कूप के अंदर 7 ग्राम, 100 ग्राम के पीछे 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। यानी कि क्या, उतने क्वांटिटी में यदि हमारा प्रोटीन लेना है तो आपको वो वाला तकरीबन 14 चम्मच खाने पड़ेंगे। क्या आप 14 चम्मच खा सकते हो रोज प्रोटीन? इम्पॉसिबल है। एंड अगर खाओगे तो उसका और हार्मफुल इफेक्ट जो होंगे वो तो अलग ही है ना। सो प्रोटीन लेना है और एक सही सोर्स से प्रोटीन लेना जरूरी है, रैंडम कहीं से भी लेना जरूरी नहीं है। दूसरा चीज मैंने आपको बताया था स्पिरुलिना के बारे में। स्पिरुलिना जैसा मैंने बताया आपके पास पहुंचना सोर्स फॉर्म में और एक अच्छे कंज्यूमेबल फॉर्म में पहुंचना जरूरी है। तो कैप्सूल के फॉर्मेट में ये मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से इसका रिजल्ट हमको आ रहे हैं, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्टर सीबॉक्थॉन हाईली हाईली रिकमेंडेड। आप चाहे ये चीज तो अभी के डे एंड एज में एटलीस्ट अब से लेके अगले 6 महीने आपने और आपके फैमिली में हर एक मेंबर ने ये चीज लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। कार्डियक केयर एंड डायबिटीज के बारे में मैंने बात किया था। फ्लैक्स ऑयल का सप्लीमेंटेशन लेना बहुत जरूरी है। अगेन इसके मैं रीजंस आपको बता चुका हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम डायबिटीज टू एथेरोस्क्लेरोसिस, इवन बोन के, इसमें भी स्किन के डैमेजेस, बालों के अच्छे टेक्सचर के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए इसका बेनिफिट है, ठीक है। ब्रेन के बारे में मैंने बात किया था, मेटामाइंड। मेटामाइंड नाम का प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है जो हर एज ग्रुप में आपको हेल्प करने वाला है। यानी कि आपके घर में अगर ऐसे बच्चे हैं जो कि एकेडमिक एज ग्रुप में है, यानी कि 6ठी-7वीं कक्षा में है, तकरीबन 12वीं कक्षा तक, तो 4-5 साल तक आप उनको इस पे डालिए, आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलने वाले हैं। बिकॉज मेमोरी का एबिलिटी इनकी बूस्ट हो जाती है। क्लिनिकली ये चीज प्रूव हो चुकी है कि ऐसे बच्चों को जिनको ये चीज दिया था उनके जो एग्जाम में मार्क्स आए थे वो बढ़ के आए थे। कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन जैसे मैंने बताया, वुमेन में, हमारी बॉडी में, पर्टिकुलरली लेडीज जो है इनके बॉडी में ये चीज अब्सॉर्प्शन नहीं होती है, इसीलिए इसको ऐड करना बहुत जरूरी है। आयरन एंड फोलिक एसिड जैसे मैंने बताया ये भी ऐड करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। नाउ कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन फिर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ शुरुआत की तरफ। मैंने आपको बताया था कि अब भी अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक आंकड़ा बन के रह जाने वाले हैं इसके अंदर। ये एक डन डील है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि काश मैं उस समय जैसे कर लेता, जैसे अनुप जी ने बताया था कि काश सही समय रहते मैं ये चेंजेस कर लेता तो आज मुझे शायद उतना चीज नहीं करनी पड़ती। कंक्लूजन यही है कि आज आपने एक्शन लेना है ताकि आगे चल के आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहे, है ना। सो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन। अनुप जी, बैक टू यू। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर शिशिर। आपने बहुत ही सरल तरीके से एक ऐसी लैंग्वेज में
लोगों को बताया बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल कि एक आम इंसान को सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए, व्हाट आर द, इनको लेने से क्या बेनिफिट हो जाएंगे और अभी नहीं लेने से क्या नुकसान होने वाले हैं। और दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में, कंपनीज में बहुत सारे हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, बट बीइंग एन अवेयर कंज्यूमर, एक एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर होने के नाते हमें चेक करना है उसके लेवल पर कि क्या वाकई में उतना कंटेंट उसके अंदर है। प्रोटीन आप लेने जा रहे हैं, पर आउट ऑफ 100 ग्राम आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है? कहीं चीनी तो नहीं खिला रहा है आप अपनी फैमिली को, दैट इज अगेन डेंजरस, राइट। एंड विटामिन एंड मिनरल्स की लेने जा रहे हैं तो कोई सेलिब्रिटी ने एडवर्टीजमेंट कर लिया, राइट, तो डजेंट मैटर वो सेलिब्रिटी से कंज्यूम भी करती होगी, राइट। तो आपको ऐसे सोर्सेज से सप्लीमेंट लेना चाहिए जो वाकई में नेचुरल है, एंड नेचुरल चीज़ों में हमारी बॉडी की एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी रहती है। लास्ट में डॉक्टर सजर, कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेरीज रहती हैं। जरूर। जनरली जो एक क्वेश्चन रहता है कि सर मैं तो अभी ठीक हूँ एंड बाहर में मुझे कोई बीमारी ऐसा कोई सिम्टम नहीं लग रहा है, तो मैं क्यों ये स्पिरुलिना कंज्यूम करूं, या मुझे मतलब विदाउट मेडिकल टेस्ट क्या मैं ले सकता हूँ ये सप्लीमेंट्स? करेक्ट। सो बहुत ही एज यू सेड बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एंड ये बहुत मतलब एक बहुत ही नेचुरल सा थॉट है जो हर एक के मन में आएगा। मेरे भी मन में ये पहली बार आया था कि सप्लीमेंट क्या है। एंड इनफैक्ट आप किसी भी डॉक्टर को पूछो ना, सबसे पहले एक रेजिस्टेंट ये होता है कि नहीं हमको सप्लीमेंट नहीं चाहिए, हम ही सबसे पहले बोलते हैं। यस। एक फैक्ट है कि अगर आप लॉजिकली देखो, जैसे मैंने बताया कि हमारे बॉडी में जो जरूरत है, क्या हम जानते हैं सब कुछ, वी नो इट। 70-80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। हमको ये भी मालूम है कि मैं अंडा खाऊंगा तो मुझे प्रोटीन मिलने वाला है, मैं दूध पीऊंगा तो मिलेगा, मैं इतना दही खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, पनीर ले रहा हूँ, मैं दाल खा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। बट क्या हम लोग रियलिटी में कर रहे हैं? 3-5 टाइप के फल सब्जी, 2-3-4 टाइप के फल रोज खाना, क्या ये फाइनेंशियली भी फिजिबल है? पॉसिबल ही नहीं है आज के डे एंड एज में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ध्यान हमेशा आकर्षित करना चाहता हूं कि आज से 15-20-30 साल पहले ये प्रॉब्लम्स इतने हाईलाइटेड नहीं थे, बिकॉज जो सोर्स फूड का आ रहा था ना, ये सोर्स जो आ रहा था फूड का, ये बहुत न्यूट्रिएंट रिच होता था। यस। आजकल इतना केमिकल उसके अंदर मिला हुआ है। एंड जैसे मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल बताया था कि एक एप्पल को मैं अगर पेड़ से प्लग कर रहा हूं तो उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट सोर्स है वो धीरे 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 करके कम होता जा रहा है। इट इज वेरी रेयर कि आप, सिंपल सी एक लॉजिकल सी बात है कि अगर आप 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जब हम लोग फार्मिंग का ज्यादा ये रहता था, लोग काफी सारे गाँव में रहते थे, तुरंत प्रोड्यूस खा के वहीं से खाते थे, तो वो लोग बहुत ज्यादा हेल्दी भी रहते थे। शहरों में इतना रहन सहन नहीं था। आजकल ज्यादा रहन सहन शहरों में है, एंड आज ऐसी स्टेज है कि हम लोग शायद हम चाह के भी उतना न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे। एंड जो हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं ये दवाई नहीं है, ये आ रहा है आपके पास एक पाउडर और एक कैप्सूल के फॉर्म में, तो देखते ही हमारा माइंड में एक सबकॉन्शियस रिएक्शन आता है, यार ये तो दवाई है। ये दवाई नहीं है फ्रेंड्स, हम लोग दवाई की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो खाना शायद आपको एक नेचुरल फॉर्म में आपको शायद नहीं मिल सकता था, उसी को रीपैकेज करके आपको इस तरह से दिया है ताकि उसका न्यूट्रिशन लॉक हो जाए। जब तक आपके पास पहुंचेगा तो आपके बॉडी को बेस्ट उसका रिजल्ट्स मिलने वाले। एंड ऑफ कोर्स नेचुरल होने की वजह से उसका बायोअवेलेबिलिटी हाई है ताकि वो चीज अब्सॉर्ब हो जाती है बॉडी में अच्छे से। राइट। तो बिकॉज ऑफ हमारी फार्मिंग प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग की वजह से जो न्यूट्रिशन लेवल बहुत कम हो चुके थे और उनको रिप्लेनिश करने के लिए डेफिनेटली आज की लाइफस्टाइल में ज़रूरी है। दूसरा सवाल आता है, लोग जनरली करते हैं कि सर मेरे को ऑलरेडी डायबिटीज़ है, बीपी है और मेरे को ऑलरेडी मेरी मेडिसिन चल रही हैं, 4-5 तरह की गोलियां ले रहा हूँ और ये आपने 2-3-4 की गोलियां और बता दी, तो इसको खाने से कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, या मैं अपनी अंग्रेजी दवाई छोड़ के पूरी तरह फिर ये दवाइयाँ शुरू करूँ, तो कैसे करना चाहिए? मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर प्रेजेंटेशन में आज कोई ऐसा है जो कि बीमार है, जिनका डिजीज चल रहा है, आप डिजीज को रिप्लेस नहीं करने वाले हैं। आपने मॉडर्न मेडिसिन स्टॉप नहीं करना है, आपने आपकी दवाई कंटिन्यू रखनी है। हम लोग किस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं? हम लोग प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं एक होलिस्टिक तरीके से, आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे नेचुरल चेंजेस प्रोड्यूस करेंगे जिसके चलते आपकी दवाइयों का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होगा। तुरंत होगा नहीं, जादू नहीं है। इसको एक कंसिस्टेंट सस्टेन्ड फॉर्मेट में लेना है, तब तक छेड़छाड़ नहीं करनी है। दूसरा रहा सवाल कि क्या मैं इसको दवाई के साथ ले सकता हूँ, रिएक्शन होगा क्या? नहीं। जैसे मैंने बोला, ये नेचुरल फॉर्म में आप फूड खा रहे हो, खाना खाते हैं उसी तरह से आप खा रहे हो, बट खाने से पूरक नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको सप्लीमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे डेफिनेटली मेरे मदर का देना चाहूंगा। एक पर्सनल टेस्टिमोनियल है। मेरे मॉम इज अ डायबिटिक। हमारी फैमिली एज सच हम लोग डाइट के बारे में बहुत कॉन्शियस रहते हैं। मतलब जब मैं बच्चा था तब से मुझे याद है कि हम लोगों ने हमेशा से डाइट करते समय
दाल खा रहे हैं तो सवेरे दोपहर के खाने में एक अलग टाइप की दाल, शाम के खाने में एक अलग टाइप की दाल, ताकि सारे टाइप के अमाइनो एसिड्स हमें मिले। हम लोग रोजाना सैलेड्स खाते थे, खाना खाने के बाद रोज फ्रूट्स खाते थे, स्प्राउट्स खाते थे, यानी कि स्प्राउट्स हिंदी में कैसे बोलते हैं वो? अंकुरित अंकुरित अनाज। यस, अंकुरित अनाज, राइट। सो उसमें से बहुत सारा न्यूट्रिएंट हमें मिलता है। तो ये सारी चीज हम जानते थे और हम लोग ये इंप्लीमेंट करते थे हमारे फैमिली। डिस्पाइट दैट मेरे मॉम को डायबिटीज हुआ फॉर वट एवर रीजन पिछले 8-10 साल से। एंड वो डाइट के साथ एक्सरसाइज भी काफी करते हैं, यानी कि अच्छा खासा वॉक उनका रोजाना 8 से 10 किलोमीटर का वॉक, उतना टाइप का वॉक रहता है। तो इतना होने के बावजूद जब से डायबिटीज हुआ है पिछले 10 सालों में, उनकी दवाई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, टचवुड, वो दवाई से आगे नहीं गए। ऐसा नहीं कि उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ी। नॉर्मली एक डायबिटिक पेशेंट जब होता है, जब शुरुआत में डायबिटिक डायग्नोस होता है, काफी जल्दी वो लोग दवाई से लेके इंसुलिन तक पहुंच जाते हैं। तो मॉम के केस में वो चीज उतना जल्दी नहीं हुआ, एंड पिछले 8-10 साल से वो दवाई पे ही है और उसका डोसेज भी नहीं बढ़ा। परंतु जब से हमने ये सप्लीमेंट का प्रोग्राम किया है, एंड मेरे मॉम सप्लीमेंट्स पे हैं तकरीबन अभी से पिछले 3-1 महीने से वो सप्लीमेंट रेगुलरली ले रहे हैं। उससे पहले उनका भी, देखिए ये मैं हमारे घर की बात बता रहा हूँ, मैं और मेरे वाइफ सप्लीमेंट्स ले रहे थे, पर मेरे मॉम का एग्जैक्टली यही रिएक्शन था, इतनी दवाई तो खा रहे हैं, ये सब मैं नहीं लेने वाली। बट जब मैंने उनको ये चीज समझाई कि नहीं, ये चीज आप ट्राई करो, इसका बेनिफिट मिलेगा, आज पिछले 3 महीने से वो ले रहे हैं, एंड प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोटीन भी ले रहे हैं, स्पिरुलिना भी ले रहे हैं, सीबोक्टॉन भी ले रहे हैं, एंड फ्लैक्स ऑयल भी ले रहे हैं। ये चारों चीज का कॉम्बिनेशन लेके, साथ ही साथ आंवला ले रहे हैं, सॉरी नीम के कैप्सूल्स ले रहे हैं। ये Right. पांचों चीज का कॉम्बिनेशन मिला के उनको इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट मिला है कि फॉर द फर्स्ट टाइम 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। एंड इनको जो ट्रीट कर रहे हैं वो फिजिशियन मेरे ही फ्रेंड है, मेरा बैचमेट है, एमडी है। तो मेरी उनके साथ डिस्कशन हो रही थी कि बहुत थकान हो रही है, सुबह सुबह एकदम से सडनली ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप हो रहा है। तो इस साइड की एक काम करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा डोसेज कम करके देखते हैं, दवाई का डोसेज कम करते ही वो चीज ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल पे होने लग गया। यानी कि क्या, जो दवा देके हम लोग ग्लूकोज को लेवल को मेंटेन कर रहे थे, वो दवा अब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हो रही थी कि ग्लूकोज लेवल मेंटेन होने की जगह कम होने लग गया था, इसीलिए वो दवाई कम हो गई। सो 10 साल में हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड मैंने आपको मेरा पूरा बैकग्राउंड इसलिए बताया क्योंकि मैं जानता हूं कि हर एक के मन में ये सवाल आता है। ये चीज बहुत नेचुरल है, बट इस चीज का एक्सपीरियंस मैं बता के नहीं कर सकता, आपको ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। राइट। सो बहुत बढ़िया बताया डॉक्टर साहब कि जैसे कि ऑलरेडी किसी की अगर मेडिसिन चल रही है तो आपको पहली बात तो दवाइयाँ बंद नहीं करने हैं, दवाइयों का रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, जैसा कि सर ने बताया कि जैसे जैसे आप सप्लीमेंट लेते जाएंगे तो ये इंटरनली आपकी बॉडी को हील करेगा, और कुछ समय के बाद 3 महीने 6 महीने के बाद ये जो दवाइयाँ की क्वांटिटी थी या डोजेस थी वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। और चांसेस ऐसे कि आपको बहुत बेयर मिनिमम सिर्फ नाम के लिए मेंटेनेंस रखने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो ये अमेजिंग रिजल्ट्स हैं बिकॉज ऑफ दिस पावर ऑफ नेचुरल सप्लीमेंट। एक और चीज आती है सब कि इसको खाने से कोई एडिक्शन तो नहीं हो जाएगा? जैसे मैं नॉर्मल इंसान हूँ और मैंने अभी स्प्रुलिना, फ्लैक्स ये सब खाना शुरू किया, 3 महीने खाया, और ड्यू टू एनी रीजन अगर मैं महीने 2 महीने नहीं खाया तो उसके कोई एडवर्स इफेक्ट या कोई रिएक्शन मेरी बॉडी में तो नहीं होगी? कोई एडिक्शन सॉर्ट ऑफ तो नहीं होगा? नहीं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इनफैक्ट इसी के साथ कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसकी वजह से शायद हमारी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाएगी, बिकॉज हमारी बॉडी को एक आदत थी फाइट करने की, अब हम ये ले रहे हैं तो ये छोड़ देंगे तो हमारी बॉडी कोप नहीं कर पाएगी। फ्रेंड्स, बॉडी ऐसे नहीं होती है, दैट्स नॉट हाउ द बॉडी फंक्शंस। मैंने आपको शुरुआत में प्रोटीन का एग्जांपल बताया था कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन रहा है, तो प्रोटीन कम हो गया तो उसकी जगह वहां पे चलो फैट से चिपका दिया काम, बॉडी ने अपना काम कर दिया। शुक्र मनाओ कि बॉडी ऐसा नहीं बोलती कि चलो यार छोड़ो, हटो अलग, मुझे तो काम ही नहीं करना, काम बंद। तो हड़ताल नहीं होती है। इसी तरह से हम लोग जो खा रहे हैं, ये फूड खा रहे हैं तो फूड एक नेचुरल फॉर्म में है, तो इसमें कोई ऐसा एडिक्टिव सब्सटेंस नहीं है कि बॉडी को उसकी जरूरत पड़ने वाली है। आज आप जो चीज नहीं कर रहे हो, बॉडी आपकी उसी लेवल पे वापस आ जाएगी अगर आप उसको नहीं सप्लीमेंट करोगे तो। बट आपका डैमेज नहीं होने वाला है, क्योंकि आप कोई नेचुरल सिंथेटिक चीज नहीं खा रहे हो। सिंथेटिक चीजों का सप्लीमेंट जो होता है उसका एडिक्शन होता है, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसमें एड ऑन की होती है, जो आपके बॉडी को शायद जरूरत नहीं होती है उसका केमिकल फॉर्मुलेशन ठीक करने के लिए। बट जो भी नेचुरल चीजें होती हैं वो कभी भी आपको एडिक्टिव नहीं होने वाली है। इनफैक्ट आप इसको जब एक सही मात्रा में और एक सही क्वांटिटी के लिए आप जब लोगे ड्यूरेशन वाइज, तो आपकी बॉडी नेचुरली जब हील हो जाएगी तो शायद इसकी आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैंने जो आपको बताया ये बेयर मिनिमम है, यानी कि बॉडी को ऑप्टिमल फंक्शनल रखने के लिए उतना तो आपको लेना जरूरी है। आप इस चीज को मत भूलना कि आप लोग ये सप्लीमेंटेशन शुरू क्यों कर रहे हो, या आप दवाई के माध्यम से नहीं शुरू कर रहे हो, आप शुरू इसलिए कर रहे हो क्योंकि बॉडी में वो चीज पूरी नहीं पड़ रही है। सप्लीमेंट है ये, रिप्लेसमेंट नहीं है। राइट। और
एक और जैसे मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ और मैं जब किसी एक नए पर्सन को सप्लीमेंट सजेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ या बताता हूँ, तो उनको ये लगता है कि मैं तो भैया डॉक्टर से पूछ के लूंगा, मेरा फैमिली फिजिशियन है ना, मैं उनसे बिना पूछे ना एक कोई भी नई चीज नहीं खाता, क्योंकि उन्होंने बोल के रखा है कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो बिल्कुल यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, ऐसा डरा के रखते हैं लोगों को। तो इस केस में क्या आप बोलना चाहेंगे, मतलब हमें ये सप्लीमेंट लेने के पहले किसी कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, कोई बहुत बड़े चेकअप वेकअप कराने चाहिए, उसके बाद लेना चाहिए, कि हम इजीली कंफर्टेबली एक ट्रस्ट के लेवल पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की बेसिस पे ले सकते हैं? सिंपल सा आंसर है इसका, हर घर में हम लोग जानते हैं दादी माँ के नुस्खे। यस। गला खराब हो गया, बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम है, हल्दी का दूध, गर्म दूध पी लो रात को, सही हो जाएगा। क्या है हल्दी, क्या है? इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। यस। नेचुरल फॉर्म में हम ले रहे हैं। क्या हम दवाई जाके डॉक्टर को पूछते हैं मैं हल्दी ले लूं या नहीं, या ले लेते हैं? वैसे ही है, नेचुरल सप्लीमेंट्स है। सो कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे सप्लीमेंट जरूर हैं जो पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन में आपने शायद नहीं लेने चाहिए। जैसे स्पिरुलिना हो सकता है, कुछ एक पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन होंगी। आप जो भी आपको अभी प्रेजेंटेशन में जिसने भी इन्वाइट किया है, अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो डेफिनेटली पहले एक बार पूछ लीजिए कि आप जो सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहे हैं, मेरे को ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, क्या इसमें मैं ये ले सकता हूँ? कुछ उसमें हमको थोड़े से ऑल्टरेशन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक हेल्दी बंदा है, हेल्दी बंदा सप्लीमेंट हम लोग, मैंने पूरा अभी जो घंटे भर का अपना प्रेजेंटेशन हुआ है वो किस लिए हुआ था कि बॉडी में पूरा चीज नहीं है। सबसे अनफॉर्चुनेट चीज क्या है ना, कि ये चीज आपको दिखाई नहीं देने वाली है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को आने में लगने वाले 15-20 साल। तो एक 30-35 साल का जो यंग फ्रेंड है मेरा, वो ध्यान ही नहीं दे रहा उसकी तरफ कि चलो छोड़ो, मुझे क्या होने वाला है यार, मैं तो ठीक ठाक हूँ, 50-55 के बाद देखेंगे। मेरे खुद एक पर्सनल फ्रेंड है, ही इज नो लॉन्गर विद अस, मेरे अच्छे बैचमेट हैं, हुआ करते थे। 34 के एज में मैसिव हार्ट अटैक से ही पास्ट अवे। आयरॉनिकल बात यह है कि आईसीयू में काम करते हैं रोज, ही वाज वर्किंग इन अ कैथ लैब में रोज काम करते थे। द डे ही डाइड, उस दिन उन्होंने 3 एंजियोप्लास्टी किए थे। माय गॉड। ये डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, बट ये फैक्ट है। हम लोग इस एज में होते हैं ना, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, अरे मुझे क्या होने वाला है, लंबी लाइफ पड़ी हुई है सामने। आपको पता नहीं है फ्रेंड्स आगे क्या है, हमें सीरियसली नहीं पता क्या है। एंड बीमारी तो जब होगी तब होगी, उसको हम डिजीज को टैकल करेंगे। बट जो चीज आज है, जो आज हम लोग, हमारी हेल्थ है, उसको प्रिजर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस चीज को हम लोग प्रिजर्व नहीं कर पाए तो बहुत जल्दी डिजीज आ जाएगा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाएगी। सो कमिंग बैक, थोड़ा सा मैं डाइग्रेस हो गया। मेरे को जो मैं चीज बताने की कोशिश कर रहा था कि डॉक्टर को पूछने की जरूरत है क्या नहीं, थोड़ा सा फनी वे में बोल रहा हूँ, बट कई डॉक्टरों को ही नहीं पता है कि सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया था, एक बुक है, व्हाट माय डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन व्हिच मे बी किलिंग मी और किलिंग यू। रे स्ट्रैंड डॉक्टर हैं, एमडी हैं, उनका बुक है, आप जरूर पढ़िए। इट इज वर्थ रीडिंग। हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन आई थिंक अवेलेबल है। आई डोंट नो द टाइटल ऑफ द बुक। टाइटल ये क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? राइट, सेम बुक। ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं किसी को, देखो मैं खुद डॉक्टर हूँ, आई एम नॉट सेइंग, मैं किसी को डाउन नहीं कर रहा हूँ, बट एक लॉजिकल सी चीज है कि बॉडी को ये चीज जरूरी है, ये चीज आपकी पूरी नहीं पड़ रही है, उसको पूरक देने की जरूरत है या नहीं। आप मुझे बताइए कि हम लोग बाद में डॉक्टर के पास जाने के बाद, क्या डॉक्टर आपको, एक प्रेग्नेंट लेडी को आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन ये लिख के नहीं देते हैं? किसी का भी प्रिस्क्रिप्शन उठा के देख लीजिए, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन का प्रिस्क्रिप्शन देना ही देना है। क्यों देते हैं? वही चीज हमको नेचुरली करनी है बस। सो थोड़ा सा फेथ भी रखना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गलत चीज नहीं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक, बट यस, अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है तो आप प्लीज बात कीजिए हमसे पहले। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें शायद हमको अल्टरेशन करने पड़ेंगे। ग्रेट सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने जो जनरल क्वेरीज के आंसर दिए। एक छोटा सा मैं क्लोजिंग रिमार्क देना चाहूँगा। बड़ी मतलब ये कड़वा सच है कि इंसान को पता है कि सिगरेट पीना हेल्थ के लिए हार्मफुल है। सिगरेट पीने के पहले उसके दिमाग में नहीं आता कि मैं डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करूँ या डॉक्टर से पूछूं। एल्कोहल लेना होगा तो वो डॉक्टर से पूछने नहीं जाएगा, लेकिन स्पिरुलिना के लिए पूछने जाएगा कि सर इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मतलब जिन चीजों से पता है कि उसकी मौत हो सकती है, उसके लिए उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक अच्छा इंसान उसकी हेल्थ के बारे में कुछ अच्छा सोचता है, तो इट्स ह्यूमन नेचर, उसको लगता है कि सामने वाले को कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सच बता रहा हूँ, ये वेस्टीज के जो सप्लीमेंट्स हैं बहुत ही जबरदस्त हैं। और आज आपको खुद डॉक्टर जिनके पास मेडिकल की इतनी जबरदस्त नॉलेज है, प्रैक्टिसिंग रेडियोलॉजिस्ट हैं, मुंबई के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर, उन्होंने आपको बताया कि ये सप्लीमेंट्स आपको क्यों जरूरी हैं। और
ये सप्लीमेंट्स सिर्फ आपकी हेल्थ तो अच्छी नहीं कर रहे हैं, आपकी हेल्थ तो अच्छी करेंगे आपकी फैमिली की, बट आपकी वजह से ना जाने कितने लोगों की लाइफ में आप वैल्यू एड कर सकते हैं। आप जाना कितने लोगों को आप जो तमाम सारी गंभीर बीमारियां होने वाली थी उनसे आप बचा सकते हैं, और उसकी जो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जो दुआएं मिलेंगी, वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। सो इट्स वर्थ कि आप खुद सप्लीमेंट यूज करें, अपनी फैमिली को हेल्दी रखें और स्वस्थ रखें, और लोगों के साथ ये इसकी एक्सपीरियंस शेयर करें, और इस तरीके से आप तो हेल्दी और वेल्दी होंगे भी, और बहुत सारे लोग हेल्दी और वेल्दी हो सकते हैं। सो विद दिस आज का सेशन हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिशिर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड ऑल द पार्टिसिपेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड मजा आया। थोड़ा सा बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ग्लिच हुआ उसके बारे में खेद है, बट बहुत मजा आया मेरे को भी आज का सेशन शेयर करने में। आई होप आई कुड ऐड इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन। यस यस, फिनोमिनल, बहुत ही जबरदस्त रहा। थैंक यू सो मच सर।